हेलो एंड वेलकम वंस अगेन बोर्डरूम रियलिटी शो। मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम और एक बार हम फिर लेके आए हैं वो लर्निंग प्लेटफॉर्म रियल एस्टेट के लिए, वो एक्सपीरियंस जो आपको देता है एक राइट इन्वेस्टमेंट गाइडेंस और आरओआई का जैकपॉट। मेरे साथ में एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं उनके बारे में क्या बताऊं। इमेजिन करिए एक कस्टमर जो 10 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो लगभग मार्केट में रिसर्च कर चुका है, मल्टीपल ब्रोकर से मिल चुका है और लास्ट में भी ब्रोकर को बोला कि भाई मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। जो मेरे साथ जो आज गेस्ट है, उन्होंने ऐसा क्या बोला उनको फ़ोन पर जो उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट डन कर दिया। ये सारा एक्सपीरियंस मैं उन्हीं से सुनना चाहूँगा डायरेक्टली। मैं वेलकम करना चाहूँगा प्रांजल अग्रवाल का। वेलकम टू बोर्डरूम रियलिटी शो प्रांजल। थैंक यू सो मच वसीम, थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर कि आज हमने ये पॉडकास्ट रखा है। मैं अपने काफ़ी टाइम पिछले से प्लान कर रहे थे। हाँ मतलब मैंने काफ़ी दिनों से मैं लोगों के पॉडकास्ट सुन रहा था। हाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी जी कि पिछले इतने सालों में जो आज मैंने 15-16 साल रियल एस्टेट को दिए हैं, जी, सो उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आज एक इन्वेस्टर को किक देती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरा पॉइंट सिर्फ यही था कि हम कैसे इस रियल एस्टेट मार्केट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देयर इज़ अ लैक इन रियल एस्टेट कि आई एम ऑर्गेनाइज। सो एक्साइटेड बिकॉज जो आपने एक्सपीरियंस लर्न करा है अपने पूरे कैरियर की जर्नी में, वो आज मुझे एंड पूरी ऑडियंस को मिलने वाला है। बिल्कुल सो आई वसीम, एम सो और हैप्पी हम टू बहुत सारे लिसन यू। आज हम बहुत सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जी जो मैंने भी अपने अब तक के करियर में फ्रॉम 2011 टू 2026 तक मैंने अपनी जर्नी में देखी हैं। और कितने तरीके के कस्टमर्स, कितने तरीके के क्लाइंट्स हम लोगों ने कैटल किए हैं। हम आज उस पर डिस्कस जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा एक क्वेश्चन है, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री बाय पैशन है या बाय लक है? ये बाय पैशन है। दैट्स ग्रेट। मैंने आज तक और कोई चीज़ कभी ट्राई ही नहीं करी वैसे। दैट्स ग्रेट। मतलब रियल एस्टेट आपके ब्लड में है। मेरे ब्लड में, और मुझे इसके अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। अगर That's आज मैं awesome. अगर देखूँ सुबह आँख खुलने से लेके और आँख बंद होने तक, रियल एस्टेट के अलावा और कुछ करने के लिए ही नहीं है। दैट्स ग्रेट। और कितना अच्छा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगा, कैसे हम क्लाइंट्स को अच्छी चीज़ें दे सकते हैं कि उसका कॉल ना आए। द बेस्ट पार्ट वसीम, देयर इज नॉट अ सिंगल नंबर इन माय फोन जो मुझसे ये कहे कि आपने प्रॉपर्टी दी थी और उसमें कोई इशू आ गया है। ओके। बाय लक जब मैं एंटर हुआ तो जेपी जा चुका था। अच्छा। बाय लक व्हेन यू स्टार्टेड? 2012 February, that's my first job ओके। with 360 Realtors only. दैट्स ग्रेट। और आज 360 रियल्टर में ही आप टॉप मोस्ट हैं। आज मैं 360 Realtors को अपने सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ पिछले 15 साल का। और उसको दोबारा से रिवैम्प करने की एक अच्छी कोशिश है। सो मेरे साथ बने रहिएगा इस पूरे शो में बिकॉज आज की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक ऐसा लड़का जो अपना कैरियर स्टार्ट करता है जिस कंपनी से, और उसी कंपनी को आज वो दोबारा से रिवैम्प कर रहा है, दोबारा से एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे। तो आज उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कैसे उन्होंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया और किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ की साइकिल को अपब्रिंगिंग करते हुए यहाँ तक लेके आए। तो वसीम, बड़ा अच्छा सफ़र है और आगे भी चलता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी रियल एस्टेट से ही डायरेक्ट रिटायरमेंट लूँगा। वैसे तो रिटायरमेंट होती नहीं है एज अ बनिया। आज रिटायरमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। इट्स ऑलवेज कीप गोइंग ऑन। और रियल एस्टेट से ज़्यादा कहीं किक नहीं। मुझे ना सबसे पहले वो स्टोरी जाननी है जो आपने मुझे बताई थी। वो क्या, ऐसा क्या कहा उस कस्टमर को आपने कि उसने इन्वेस्टमेंट डन कर दी? बड़ी इंटरेस्टिंग है वसीम। जब हम फर्स्ट टाइम, मैं कहीं वर्किंग था स्टार्टिंग में, तो उन्होंने एक क्लाइंट था, एक लड़का मेरी टीम में वर्किंग था, तो उसने मेरे पास आया कि सर एक क्लाइंट से बात करानी है और आपको मज़ा आ जाएगा। और वो 10 से 15 करोड़ रुपए हर साल इन्वेस्ट करते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन है। क्या आप एक बार बात कर लोगे? वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। अच्छा। सो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बात करा दे। सो उसने मुझसे फर्स्ट टाइम जब उसने बात कराई तो उस कस्टमर से मैंने पूछा सर कैसे हैं, क्या करते हैं। सो उनका एक अलग तरीके का बिजनेस था। मैं आज उस पर कोट नहीं कर पाऊंगा। इज अ सिंपल एक बिजनेसमैन थे। मैंने उनसे पूछा कि आज आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या और कुछ। सो उसने कहा नहीं नहीं सर, प्रॉपर्टी चाहिए और मैंने ये देखा है, ये देखा है, ये देखा है मार्केट के अंदर। सो मैंने पूछा सिर्फ प्रॉपर्टी? ये सब बातें फोन पे हो रही हैं? सिर्फ फोन पे हो रही है सर। अभी तो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उसमें 1 साल बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। ओह माय गॉड। मैंने 1 साल तक रिगरसली उनको फॉलो किया अपने फ़ोन से।
तो उस बच्चे मतलब वो लड़का भी चला गया ऑफिस से, हाँ। टीम भी चेंज हो गई, सब काम चेंज हो गया, बट मैंने उसे 1 से 1.5 साल तक फॉलोअप किया। फॉलोअप चलता रहा। उससे मैंने हमेशा एक ही चीज़ थी, वो प्रॉपर्टी देखकर आते थे, उन्हें एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता था, वो उठ के चले जाते थे, प्रॉपर्टी कोई नहीं आती थी। यही रियल स्टेट का एक पेशेंस है। सबसे बड़ा पेशेंस ये है कि इन्वेस्टर को अगर आप सही ढंग से फॉलो अप कर सकते हैं और पेशेंस रख सकते हैं उसके राइट टाइम का, राइट मूव का, तो इन्वेस्टर आएगा जरूर। बिल्कुल आएगा सर, और आपको उसे सर्विसेज देनी पड़ेंगी। आज अगर आपको अपने कस्टमर को कंटिन्यू करना है, हाँ। सो आपको एक अच्छा सर्विस देना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आपको सिर्फ प्रॉपर्टी ही सेल करनी है, हाँ। 3% स्लैब आया, आपने हाँ। 2% उसको दे दिया, हाँ। ये कोई प्रॉपर्टी का कंसल्टेंसी नहीं है। ये कस्टमर को भी समझना पड़ेगा, आज कंसल्टेंट को भी समझना पड़ेगा, जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में काम कर रहे हैं, एक अच्छे सेटअप के साथ काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको ये मैनेज कराना पड़ेगा। सो जैसे कि आपने बताया कि 1 साल तक आपने उनको फॉलो अप किया, तो 1 साल बाद वो आए मिलने? वो मिलने भी आए, उन्होंने मुझसे फर्स्ट प्रॉपर्टी भी बाय करी, दैट्स अमेजिंग, दैट्स और अमेजिंग। सिंगल डाउन पेमेंट में उन्होंने प्रॉपर्टी बाय करी। उनका सबसे बेस्ट पार्ट बताता हूँ सीन, वो कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे। Okay. सो मैं उनसे पूछता था हाँ। कि आपने 4 प्रॉपर्टीज देख के आए हैं, तो आपने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया होगा, अच्छा। सो आप रजिस्टर्ड हो गए होगे, हाँ। सो मेरा वर्किंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ओके। सो बड़े इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई कि क्या होता है रजिस्ट्रेशन। हम्म। मैंने उसको बोला, मैं को अपना नंबर नहीं देना, आप रोज फ़ोन करोगे, ओके। मेरे आप नंबर से रजिस्ट्रेशन मत करिए, आप अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन कराइए अच्छा। और मेरे को प्रॉपर्टी समझाइए। ओके। और सबसे बेस्ट पार्ट इसके अंदर एक और है, आप अगर इंटरेस्ट लोगे, हाँ। वो हमेशा सारी प्रॉपर्टी डाउन पेमेंट में खरीदते थे। ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग। और फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाँ। उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ बोली कि आई विल गिव यू 1% ऑफ द प्रॉपर्टी, आप मेरे को अच्छी प्रॉपर्टी बाय करो। दैट्स अमेजिंग। सारा डिस्काउंटिंग मैं डेवलपर से लूँगा, हाँ। प्रॉपर्टी आप बाय करो। वाओ। और उन्होंने मुझे करीब 3 से 4 साल तक 1% ऑफ द प्रॉपर्टी दिया। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो लास्ट में वो जो डिस्कशन था, क्लोजिंग डिस्कशन था, वो एक क्या वो सीक्रेट था? मतलब मैं जानना चाहूँगा। तो सीक्रेट ये था वसीम, मेरे थ्रू सभी जान जाएंगे। बड़ा अच्छा उनका इंस्टेंस रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रॉपर्टी आप दिला रहे हो, हाँ। क्या एक्सपर्टीज है आपकी, ओके। डिस्काउंट तो मैं उनसे भी ले लूँगा। ओके। सब मैंने उनसे बोला कि सर हाँ। खाली प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, इस पैसे को एग्जिट कैसे करेंगे। यस। आज लेकर छोड़ दी, एग्जिट कौन कराएगा। ओके। वो जो सीक्रेट था ना, वो मैं भी जानना चाहता हूँ। वो क्या सीक्रेट था? मेरे थ्रू सबको पता लग जाएगा। सो आज वैसे बड़ा अच्छा चीज़ है। हाँ। ये अच्छे जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं वो इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। ओके। आई एम श्योर काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ पे काम करते हैं। That's मैं ऐसा नहीं कहूँगा कोई नहीं करता, मैं अकेला करता हूँ, हम्म। बट बहुत लिमिटेड लोग हैं। अच्छा। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हम उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे। ओके। ये कोई नहीं करना चाहता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। ये एक पेनफुल है यहाँ रियल एस्टेट एक्चुअली में। क्या कमाई नहीं है, कमाई नहीं है। हर आदमी को लगता है आज प्रॉपर्टी दी, उसको क्रेडिट नोट दिया, उसको डिस्काउंटिंग दी, उसने मांगा, प्रॉपर्टी बेची, सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। वो उसको संजो के नहीं रखना चाहता या रख नहीं पाता। उस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उनसे मैंने डिस्कस की वो ये थी कि आपकी प्रॉपर्टी मैं मैनेज करूँगा, ओके। आपके नाम में आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, मैं बाय कराऊँगा, पेमेंट आप करेंगे, सेल मैं करूँगा। ओके। तो उन्होंने बोला अब आप कैसे सेल करेंगे, प्रॉपर्टी तो मेरी है। सो मैंने उनसे बोला सर सेल जिस दिन मैं कहूँगा उस दिन आपको करनी पड़ेगी, ओके। बट एक शर्त है, मैं आपको 15 to 18% ईयरली रिटर्न। ओके। आप समझना वसीम, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, लोगों को एग्जिट ही नहीं पता प्रॉपर्टी का कब करनी चाहिए। ये सबसे पेनफुल चीज़ है जो आज सारा मार्केट फेस कर रहा है। बाय तो कर ली, रेट भी बढ़ गया और एग्जिट नहीं किया। तभी इस इंडस्ट्री में जो 1% जो रियल कंसल्टेंट है वो ही सर्वाइव करते हैं, बाकी लोग उतना स्ट्रगल करते हैं। नहीं तो आने वाले टाइम में और कोई कर भी नहीं पाएगा। आप अगर आज ऑपरेशंस कॉस्ट देखेंगे, जितने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, हाँ। जिनकी 200, 300, 500 लोगों की, 1000 लोगों की टीम आज टीम साइज काम कर रही है, अगर आज वो अपनी कंसल्टेंसी शेयर नहीं करते रहेंगे कस्टमर से, जो अपने पास बैक करते रहेंगे, वो कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। यू हैव टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट कि हमें बेचना क्या है, सेकंड हमने उसका एग्जिट कैसे प्लान करना है, थर्ड वो आपसे ही क्यों ले। ओके। सो ये जो इन्वेस्टर है इनके साथ में कोई मैंडेट साइन हुआ आपका या वर्बली चल देयर रहा इज नो मैंडेट। मैंने उनसे सिंपल से एक चीज कहा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी सेल करूंगा, था? ओके। 15 to 18% पर एनम का रिटर्न दूंगा, ओके। ये मेरा कमिटमेंट है। ओके। लेकिन उसके ऊपर जो आएगा मैं आपसे शेयर करूंगा 50%।
जितने रुपए मैं कहूँगा उतने आप लगाओगे, आपके पास जितने होंगे आप उतने का मुझसे पोर्टफोलियो बनवाओगे, मैं उसको अलग अलग इंस्टेंस में उसको सेल करूँगा। अगर मैंने आपसे 1 साल का कमिटमेंट किया या 2 साल का कमिटमेंट किया किसी प्रॉपर्टी को बाय करा के, और मैंने आपसे कहा कि मुझे 6 मंथ बाद बेचनी है, अच्छा, 18% ईयरली में 9% 6 मंथ्स होते हैं, मैंने उसकी 6 मंथ बाद अगर प्रॉपर्टी बेची तो उसे बेचनी पड़ेगी। मैं तब कमाई करूँगा जब मैं उसकी साल में 2 साल में 3 बार प्रॉपर्टी को ट्रेड कर दूँ। आज इन्वेस्टर की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, उसे एग्जिट नहीं पता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये लोग बहुत कम लोग समझते हैं। जो एक सिंगल प्रॉपर्टी बायर है, उसको ये कभी मैटर नहीं करता। आप समझना, 3 तरीके के लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अच्छा, एक लाइफ में जेन्युइन पर्सन की हम बात करते हैं, 80% आपके पास एक ऐसा कस्टमर होता है जो अपने लिए एक प्रॉपर्टी खरीदता है। अदरवाइज 20% में से 17% आपके ट्रेडिंग करते हैं, और 3% मिलेनियर ट्रिलियनियर जितने होते हैं वो आपके रीच में नहीं होते रीच में। सो हम 3% जनता को बिल्कुल हटा देते हैं, 17% पे हम काम करते हैं, और 80% जो जहाँ का नॉर्मल क्लाइंट है वो सिंगल प्रॉपर्टी बाय करता है। सो अभी हमने बीच में एक रिसर्च भी किया था, मैं आई वॉज इन लखनऊ दैट टाइम। सो वहाँ पे मुझे एक सरकारी क्लाइंट मिला, मतलब जो अच्छे पोस्ट पे वर्किंग था। सो उसने मुझे बड़ी अच्छी कैलकुलेशन दी, वो इससे रिलेटेड थे, रेरा में वर्किंग है। सो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी एक बात बताई कि एक नॉर्मल आदमी पूरी ज़िंदगी में 3 तरीके की प्रॉपर्टी खरीदता है। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आप बताइए। बिल्कुल। 16 एक इंसान जो मेरा जैसा इंसान है, हाँ। सरकारी जॉब में है या किसी अच्छी आईटी कंपनी में है, वो सिर्फ 3 तरीके की 3 बार प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अनटिल एंड अनलेस उसके कहीं से जैकपॉट ना लगाओ। ओके। सो मैंने से पूछा, बड़े वो 3 कैसे होंगे? हाँ। सो उसने कहा फर्स्ट सबसे पहले बताई एंसेस्टर प्रॉपर्टी, ओके, जो ऑलरेडी उसके फादर मदर रह रहे हैं और उन्होंने अपने बेटे को आगे ट्रांसफर कर दी या उसको बेचकर कुछ नहीं दिलाते। बिल्कुल बिल्कुल। पहली। दूसरी, उसने 20% 30% अपनी सेविंग की, प्रॉपर्टी बाय की, और 80% 70% का लोन ले लिया, जो उसकी ईएमआई जा रही है, वो अपना घर रह रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी, सूनर और लेटर, आज से 5 साल बाद 6 साल बाद उसका इंक्रीमेंट हुआ, 10 साल बाद एक अच्छा इंक्रीमेंट हुआ और उसने उसको अपग्रेड कर लिया। ओके। इसके अलावा कोई चौथी प्रॉपर्टी नहीं है जो अपने पूरे लाइफ टाइम में खरीदता है। ये आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं? ये इन्वेस्टर नहीं है, ये जेन्युइन सेल्फ यूज कस्टमर है, जो एंड यूजर की बात कर ये रहे हम एंड यूजर की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ 3 जगह फंसा हुआ है, जो पीछे से बेच कर आया वो, जिसमें वो रह रहा है अपना लोन लेकर वो, और तीसरा उसे अपग्रेड करने के लिए। सो आज मार्केट में आप अगर आफ्टर कोविड देखेंगे, जो हमारे रियल एस्टेट में इतना ज़्यादा बूम आया, या नोएडा एनसीआर की भी हम बात करें, वो सिर्फ अपग्रेडेशन का है। यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं बढ़ा, यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग बढ़ी, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज वहाँ पर आज बढ़ी आपकी सेल्फ यूज के अंदर अपग्रेडेशन। हर 2 बेडरूम वाले को लगा कि मैं 3 बेडरूम में शिफ्ट कर सकता हूँ, 3 को लगा मैं 4 में कर सकता हूँ, और 4 को लगा मैं पेंट हाउस और 5 बेडरूम में जा सकता हूँ। सो आज ये ट्रेंड जो चलता आ रहा है वो रेट को इतना ऊपर ले गया, वो सिर्फ अपग्रेडेशन और ट्रेडिंग को लेके गया। देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड सेल्फ यूज। ये सबसे बड़ा सवाल है। एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ तक के टिकट साइज हमारे नोएडा में आ गए, तो ये 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ का जो इन्वेस्टर है जी, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता नहीं है, इसे कहाँ से आता है? इसे बनाया जाता है हमारे मतलब कुछ अच्छे क्या साइकोलॉजी है, क्या सीक्रेट है? बड़ा अच्छा, मैं भी जानना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है वसीम। ये मैं अपने दिनों से जो चीज देख रहा हूँ, रिसेंटली आई हैव सेल 1 यूनिट इन ट्रम्प टावर। अच्छा, अब आप उस ट्रम्प टावर की बात हो रही है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत काम आने वाला है ये डिस्कशन। ट्रम्प टावर के अंदर आप सोचो, मैं जब कॉस्टिंग पे बैठा, मैं किसी बंदे से मिला, उसने 3 विजिट की ट्रम्प में, एंड उसका बजट जब हमने निकाला, उसका बजट था 5 करोड़ रुपए। ओके। और प्रॉपर्टी वो विजिट कर रहा था ट्रम्प टावर 18 करोड़ रुपीस की। यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग समझने को राजी नहीं। 5 करोड़ का बजट है, 18 करोड़ की प्रॉपर्टी विजिट कर रहे हैं। एग्जैक्टली वसीम, यही सबसे बड़ा चैलेंज है जो आज आप और हम नहीं फेस कर पा रहे हैं, और जो आने वाले टाइम में फेस किया जाएगा। उसको समझाया ही 5 करोड़ में वो प्लान था, जिसको आप बोलते हो 25-75। ओके। उससे कुछ और समझाया ही नहीं गया। उससे कहा गया कि आप 25% पे करिए 5 करोड़ पे, 75 कभी देने ही नहीं पड़ेंगे, मैं बेचूंगा। ये जो माइंडसेट है कस्टमर्स का, ये जो लोगों को समझाया जाता है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एग्जिट का।
18 करोड़ वाला जिसे मैंने कस्टमर को बेचा उसे शिफ्ट होना है। राइट नाउ ही इज इन दोहा। अच्छा। सो उसे रहना है। ओके। उसको वो 5 करोड़ रुपए पे करके प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आज प्रॉब्लम उसकी है जिसका बजट ही 5 करोड़ है। हमारे कुछ चैनल पार्टनर्स या हमारे कुछ स्टाफ जो भी आज हम कॉलिंग करते हैं या लीड्स जनरेट करते हैं, वो फर्स्ट डे उसको एक ही चीज समझाते हैं, 5 का बजट है सो उसे प्रॉपर्टी ही पिच 15 से 20 करोड़ की जाती है। ओके। सेल्फ यूज का कस्टमर 20 करोड़ वाला उसे रोज नहीं मिलता, उसे 5 करोड़ वाला मिल जाता है। Okay. उसे 3 करोड़ वाला मिल जाता है, उसे 2 करोड़ वाला मिल जाता है। तो क्या 5 करोड़ का इन्वेस्टर 15 करोड़ की 20 करोड़ की प्रॉपर्टी ले सकता है? ले सकता है, बट उसे लेनी नहीं चाहिए। लेनी नहीं चाहिए। बस यही हम डिफर करते हैं मार्केट से। आज सबसे जरूरी क्वेश्चन, आज हम सबसे पहले कस्टमर से क्या पूछते हैं? बजट, यूज, सेल्फ यूज लेगा या उसको सेल्फ यूज नहीं चाहिए, उसे इन्वेस्टमेंट कर। बिल्कुल। सो आज जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं आज किसी से बैठ के बात करता हूँ या पूछता हूँ उससे कि आपका बजट क्या है, सो मैं उससे 2 चीजें पूछता हूँ, टोटल बजट और आज का बजट। ओके, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, कि उसे पता तो हो कि वो आज 5 करोड़ दे सकता है या वो 4 साल में 20 करोड़ रुपए दे सकता है, हर साल 5-5 करोड़ रुपए दे सकता है। ये सबसे बड़ा सेगमेंट है जो आज कस्टमर को हर कोई कैटर नहीं करता। आई मीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसकी जब जब डिमांड आएगी कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या उसको फुलफिल कर सकते हैं, या आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके ही रिटर्न लेके जाना है। अब आपने शेयर्स मार्केट खरीदे हैं? हाँ जी। शेयर के अंदर आप खरीदते हैं, क्या देखते हैं उसके अंदर? शेयर, कोई भी शेयर बाय करने से पहले उसका फंडामेंटल, टेक्निकल्स, उसकी ग्रोथ, आपको पता है पास्ट हिस्ट्री, आपको पता है उसे कब सेल करना है? ट्रेडर के पास जाते हैं ना। ट्रेडर मतलब किसी न किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं। एक्सपर्ट के पास जाते हैं। सो व्हाई नॉट रियल एस्टेट? क्या आज आपको एक ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो आपको राइट टाइम सजेस्ट करे एग्जिट करने का प्रॉपर्टी से? बट ये कैसे डिसाइड करें कि राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का या एग्जिट करने का? हम क्या करेंगे? हमारा काम ही यही है, राइट टाइम टू बाय और सेल द प्रॉपर्टी। ओके, राइट टाइम टू एग्जिट। कि हम क्या बेच रहे हैं उसको और कब बेचना है उसका। सेल्फ यूज है, इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कब बेचना चाहिए, कितनी आरओआई पे खाली कर देना चाहिए, कितनी मिनिमम आरओआई आनी चाहिए, कब खरीदनी चाहिए, कब कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। सो मेरा जो आज पॉडकास्ट का सबसे मेन मोटिव था वो यही था कि मैं आज फर्स्ट हमारा ये हम लोगों ने लाइंड अप किया है। हम इसके बाद इसके अंदर कैटर करेंगे, जो भी क्वेरी होगी 24 घंटे के अंदर मैं उसका आंसर करूंगा। कब प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कब प्रॉपर्टी खरीदनी है, कब उसे एग्जिट करना है। मैं कोई पिच नहीं कर रहा कि आपको गोदरेज खरीदना चाहिए, आपको हीरो खरीदना चाहिए, आपको शोभा खरीदना चाहिए, आपको बिरला खरीदना चाहिए। नो, मैं यहाँ डेवलपर की बात ही नहीं कर रहा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कब खरीदनी चाहिए, किसको खरीदनी चाहिए और कब कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। तो ये सारे रियल एस्टेट के टेक्निकल फंडामेंटल आप एजुकेट करेंगे इन्वेस्टर को? बिल्कुल, हम उसको 24 घंटे के अंदर उसके उस हर क्वेश्चन का जवाब देंगे जो भी एनसीआर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसका होगा। इसके लिए कोई डेडिकेट आरएम होगा आपका, कोई कंसल्टेंट होगा? आरएम होगा, एक रियल टाइम हम टीम्स इसके अंदर डेडिकेट कर रहे हैं जो 24 घंटे के अंदर मेरे से पर्सनली उस क्वेश्चन का आंसर लिखवाया जाएगा। मैं किसी के भरोसे वो नहीं छोड़ूंगा। वेरी गुड। हम किसी से ये नहीं कहेंगे कि आप ये प्रॉपर्टी छोड़कर ये प्रॉपर्टी ले लो, ये प्रॉपर्टी छोड़कर ये ले लो। हम कोई प्रॉपर्टी पिच नहीं करेंगे। विल गिव यू द ऑनेस्ट आंसर कि ये इस रेट पे अच्छा है, ये आपको आज खरीदना चाहिए या आज आपको सेल करना चाहिए जो आपने प्रॉपर्टी ले रखी है, कब कितने रुपए किस चीज़ में डालने चाहिए, आपका रेसिडेंशियल का बेनिफिट देगा या कमर्शियल बेनिफिट देगा या आपको कोई प्रीलीज प्रॉपर्टी बेनिफिट देगी, आपको लॉन्ग टर्म में प्लॉट लेके रखना चाहिए। ये आपके बजट पे, आपके मोड ऑफ फंड्स पे डिपेंड करेगा। आई बिलीव रियल एस्टेट नॉट अ इन्वेस्टिंग गेम, इट्स अ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेम। बिल्कुल, प्रॉपर्टी गेम नहीं है ये, नॉलेज और एक्सपीरियंस गेम है। हम यहीं फंस जाते हैं लोग कि आपको किस एरिया की कितनी नॉलेज है और कौन सा प्रोजेक्ट कब लॉन्च होने वाला है और कब एंट्री करनी है आपको और कब एग्जिट करनी है। आप देखो वसीम, सबसे इम्पोर्टेंट ना आज क्या चल रहा है, लोगों को ना ईओआई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, पहले कभी नहीं था एनसीआर के अंदर। अब ईओआई को हम लोग क्या मान के चलते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्लाइंट ने दिया, ओके, और उससे कहा जाता है कि आज आप इनिशियली बाय कर लीजिए और ये मैं आपका एग्जिट करा दूंगा। वो एग्जिट कराने का मतलब क्या है, उसका बजट ही नहीं था, उसको 20% 30% की स्कीम में समझाया गया, उसका लोन होना नहीं था या लोन होना था तो उसको मिलना नहीं था, और उसको वो प्रॉपर्टी सेल कर दी गई। जब वो प्रॉपर्टी बेची गई उसको,
बहुत सारे इंस्टेंस हैं, आप अगर देखोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे कि लोगों ने प्रॉपर्टी बाय कर ली, ईएमआई जा रही है, बट उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट ही नहीं थी उस टाइम पे वो रेसिडेंशियल खरीदने की। जस्ट वो एक हाइप क्रिएट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कर उसको दिया। फोटोज, वीडियोस, मैसेजेस ऐसे दिए जाते हैं कि आज लास्ट डे है, अगर आज आपने नहीं खरीदा तो कल आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाओगे, और वो हर बार होता है। वैसे जो ये न्यूली प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं और जो ये ईओआई कॉन्सेप्ट है, मतलब ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप अगर अपने लिए अपग्रेडेशन देख रहे हैं, अगर आज आप अपने लिए घर देख रहे हैं, आज अपने लिए आप अपग्रेडेशन देख रहे हैं, वहां पे करना चाहिए। अच्छा। आपको इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करनी है, आपको अपनी रेंटल इनकम क्रिएट करनी है, तो वहां पर आपको अलग कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। आपको उसके अंदर हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। बिल्कुल। मैं आज जानना चाहता हूँ कि जो भी आज आप ट्रेडिंग करते हो या कोई भी एक आप ऐप यूज करते हो, उसके अंदर एक आपको गाइड करने के लिए, आप एस्ट्रोटॉक सुना है आपने? हाँ जी, हाँ जी। एस्ट्रोटॉक आप क्या करता है? आप उसको बताइए अपनी प्रॉब्लम, वो आपको सारा सॉल्यूशन निकाल के बस यही हम चाहते हैं। देयर इज नो फी फॉर कंसल्टेशन। That's true. और it's must required for real estate. Obviously, आज आप एस्ट्रो पे सिर्फ अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए तो बात करते हैं। Because एक इन्वेस्टर आज मार्केट में बहुत कंफ्यूज भी है और इनसिक्योर भी है। उसे पता नहीं है, क्योंकि वो अपना आईटी का काम करेगा या अपना बिजनेस करेगा या आपकी प्रॉपर्टी पर रिसर्च करेगा। उसके लिए हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं, हमारे जैसे और कितनी सारी कंपनीज है जो ये काम करती हैं, वो आपको एक राइट प्रोजेक्ट, राइट एजुकेशन देंगी उस पिच को खरीदने के लिए। रियल स्टेट में यही मिसिंग है। ये मिसिंग है और बहुत टाइम से मिसिंग है, और आज ये बहुत अच्छा समय है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसके लिए मैं कुछ इनिशिएटिव ले रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे लोग इसका इनिशिएटिव लें। हम बहुत सारे डेवलपर्स के संग इसका एक इनिशिएटिव शुरू करेंगे कि डेवलपर भी उस चीज़ को गाइड करे कि आज आप अगर एक प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और आपको अपग्रेड नहीं करनी, सो आपको सेकेंड प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल नहीं लेनी चाहिए। That's why I also started this platform to bring all the experienced people, all the knowledgeable people, so that they can share their experience on this platform. और जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, यंगस्टर हैं, जो ऑल इन्वेस्टर हैं, एंड यूज़र हैं, वो एक्सपीरियंस का फ़ायदा लें, नॉलेज का फ़ायदा लें और सही डिसीजन लें। सर एक्चुअली क्या है ना, सबको आज की डेट में ना गूगल मिल जाता है। हाँ, यही है, इजी। वो लिखता है कि गूगल पे उसने डाला 2 CR में क्या आता है, उसने 4 ऑप्शन दिए, उसने गूगल पे सर्च किया, इंक्वायरी डाली, और जिस दिन विजिट करी और जाकर क्लोज कर लिया और डिस्काउंट मांग लिया। 4 लोगों से डिस्कस किया, 5 में से प्रॉपर्टी बाय कर ली। जिस दिन हम लोग सब एक अच्छी एजुकेशन पे काम करेंगे और हम उसको गाइड करेंगे कि अगर आज आप विजिट कर चुके हैं इस प्रॉपर्टी को, और उस प्रॉपर्टी को मैं डिस्काउंट देकर ख़राब नहीं करूँगा, उस दिन, मतलब आप यकीन मानना वसीम, उस दिन हम एक अच्छे कंसल्टेंट कहलाएंगे। सी, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, ये दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट है रियल एस्टेट। हाँ, आफ्टर एरोप्लेन। मैं कहता हूँ सर, आफ्टर एरोप्लेन बिल्कुल ठीक है। अगर 500 करोड़ का भी तो प्रोजेक्ट आता है सर, बिल्कुल आता है जी, 1000 करोड़ का भी प्रोजेक्ट आता है, तो मैं यहाँ कैटेगरी देता हूँ, ये दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट, सबसे महंगा प्रोडक्ट। और जिंदगी में जो आप करते हैं 4-5 बार 10 बार ही करते हैं इसको, ट्रेड जो कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, या एंड यूज़र तो वो 1 या 2 बार प्रॉपर्टी खरीदता है, इन्वेस्टर उसको ट्रेड करता रहता है। तो जैसे कि एक अच्छी सक्सेसफुल फैमिली के लिए एक डेडिकेट डॉक्टर होता है, डेडिकेट लॉयर होता है, सीए होता है, सो व्हाई नॉट एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जो मेरा ये डेडिकेट रियल एस्टेट कंसल्टेंट है। मैं इसको रिलेशनशिप मैनेजर से कनेक्ट करता हूँ कि हर आज एक टीम में जो बच्चा है वो एक रिलेशनशिप मैनेजर है, और मेरा मानना है कि अगर एक बच्चा जो भी रियल एस्टेट में काम कर रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ सैलरी और डेजिग्नेशन, उसका काम है अपने 100 क्लाइंट्स क्रिएट करना, 100 क्लाइंट्स वो मैनेज कर सकता है जी, क्योंकि वो हर साल प्रॉपर्टी एक लेंगे या 2 साल में एक बार लेंगे या 3 साल में एक बार लेंगे। जिस दिन उसने वो 100 कस्टमर्स की लिस्ट अपने पास तैयार करके रख ली और उसको मैनेज किया, वो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, कस्टमर को कहीं जाना नहीं चाहिए, उसको अपना एक डेडिकेट RM बनाना चाहिए कि वो मेरे को गाइड करते हैं, मैं उन्हीं से लेता हूँ। मैं नहीं कह रहा मेरे से लो या आपसे कराए, किसी से कराए, वो अपना एक RM चूज करे जिस पे उसे ट्रस्ट हो। चूज करता है। मेरा पिछले 15 साल से एक ही डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है, एक ही ज्वेलर होता है, किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाता, एक ही ज्वेलर, एक ही एडवोकेट, और एक ही आपको आज RM चाहिए प्रॉपर्टी के लिए, और सीए भी वही है, सीए भी वही होगा। सो आज आपको अपनी चीजें डिस्कस एक बंदे से करनी चाहिए जो आपको, जिस पे आपको ट्रस्ट हो। आप चूज करिए, हम चूज करने के लिए नहीं करें, आप चूज करिए, वाइजली करिए कि मैं कोई, अगर किसी इन्वेस्टर को अपने लिए एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट चूज करना है और उसके साथ ही अपना पोर्टफोलियो मैनेज कराना है,
क्या ऐसे पॉइंट हैं, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है कि वो फिल्टर करे उस कंसल्टेंट को कि यही मेरे लिए राइट है? फिल्ट्रेशन के लिए वो अच्छी गाइडेंस कौन दे रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने मुझसे एक प्रॉपर्टी बोली, मैंने आपको उसमें डिस्काउंट देकर क्लोज कर दी। ओके, ये हो गया नॉर्मल काइंड। अच्छा। जब आपने कहा कि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूंगा, मैंने आपसे आपका बजट पूछा। मैं आज अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम 5 CR। आज 5 करोड़ से नीचे आप किसी का पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। सही बात है। सो 5, 10, 15, 20 प्लस 100 जितना भी आप इसको बजट मान सकते हो आपके अपने अकॉर्डिंग, ये उस बजट पे काम करता है। अगर वैसे देखेंगे तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी हैं, हाँ, जो 200-300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बाय कर चुकी हैं और उनको मैनेज करने के लिए भी लोग रखे हुए हैं। बिल्कुल। सो आज हम बात कर रहे हैं 5 से 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए कस्टमर की, उसको वो कैसे मैनेज किया जाए, उसको किस प्रॉपर्टी में बाय किया जाए, उसकी कब एग्जिट प्लान की जाए, वो हम उसको गाइड करना चाहते हैं। क्या रेसिडेंशियल वाले को कमर्शियल खरीदना चाहिए, क्या कमर्शियल में उसको प्रीलीज खरीदना चाहिए, किसी स्कीम में नहीं जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आप समझना वसीम, जब हम 5 करोड़ रुपए कस्टमर की बात करते हैं तो उसे हम 6 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं देते। ओके। हम उसको 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को बोलते हैं। ओके। और बोलते हैं कि 3 करोड़ रुपए आपको अपने पास ही रखने हैं। आप समझना इस बात को कि मैंने उससे कभी कहा ही नहीं कि तू 5 करोड़ रुपए खर्च कर। अगर तेरा 5 का बजट है ना, तो आज पेमेंट प्लान में 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद। ओके। इसको बढ़ने दो, थोड़ा इसे आगे आने दो, इसको शेप लेने दो। तो ब्रोकर कंसल्टेंट यही करते हैं, 5 करोड़ का बजट है तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। नहीं, 5 में 20 करोड़ की भी प्रॉपर्टी बेचते हैं कि मैं एग्जिट कर दूंगा। वहाँ ट्रैप है। ट्रैप ही ट्रैप है, स्कैम है ये। वो उसके बाद ढूंढता है उसको 3 साल बाद कि वो कहाँ है। आज भी बहुत सारे लोगों को ढूंढ रहे हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसी पे आज हम काम कर रहे हैं कि हम एक उससे अच्छा एजुकेट कर पाएं, हम एक 24 आवर्स के अंदर उसको एक टैट के अंदर उसको जवाब दे पाएं, उसे क्या खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए। मतलब मेरा एक छोटा सा इसके अंदर सबमिशन है कि कोई भी बंदा अगर ये पॉडकास्ट सुनता है और उसके मन में कोई क्वेश्चन आता है कि भाई मैं प्रॉपर्टी आज बेच दूं या खरीद लूं, या मुझे कब बेचनी चाहिए और कब कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन करना चाहते हैं। इससे अवेयरनेस आएगी, इससे वो एक एजुकेट होगा कस्टमर, जिससे हम समझा पाएंगे कि हाँ हम उसे ये बेचना चाहते हैं और हमें उसको ये चीज़ बेचनी चाहिए। तो क्या कोई ऐसी चेकलिस्ट है जब कोई कस्टमर आपके पास में आता है, इन्वेस्टर आपके पास में आता है, मतलब एट प्लेटफॉर्म, बिकॉज आपसे मिलना हो तो 360 आना पड़ेगा। 360 आ सकते हैं आप मेरे को ऑनलाइन, हम उस चीज़ पे डिस्कशन शुरू करेंगे। विल क्रिएट अ एप्लीकेशन ऑलमोस्ट जिसके अंदर आप अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं और हम उसका आंसर करेंगे और बिल्कुल नॉन बायस्ड आंसर करेंगे। हम उसमें किसी भी प्रॉपर्टी को पिच नहीं करेंगे। आप समझना इस चीज़ को, मैं कोई प्रॉपर्टी बेचने की बात ही नहीं कर रहा, मैं उसको एक एजुकेट करने की बात कर रहा हूँ कि वो जिससे भी प्रॉपर्टी ले रहा है उससे ये 4 सवाल पूछे। मेरे को आज कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, मेरा आज ये बजट है, मेरे को क्या सूट करेगा। बिल्कुल। अब आप सोचो कि मैं एक कस्टमर से मिला, उसका 50+ एज है, ओके, उसे क्या खरीदना चाहिए आपके हिसाब से? 50+ है जी, तो मेरे ख्याल से डिपेंड ऑन कि वो एंड यूजर उसने इंक्वायरी मेरे को तो करी सेल्फ यूज़ की, हाँ, बट वो ऑलरेडी एक कोठी में रह रहा है, तो वो क्या करेगा? वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाँ। इन्वेस्टमेंट किस चीज में करनी चाहिए उसको? उसने मुझसे बोला सर एक फ्लैट आया है, मैंने देखा था, आप मुझे इसके बारे में बता दो, मैं इसे लेना चाहता हूँ। तो ये फेसिंग गोल्फ है या फ्लोर अच्छा मिल जाएगा, जो भी चीजें चलती हैं उसने मुझसे पूछी, मैंने उसे बता दी। फिर मैंने उससे पूछा क्या आप इसे यूज कर पाएंगे? सो वो टेंशन में आ गया, उसने बोला मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। मैंने सर क्या आप 5 साल बाद 6 साल बाद इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाएंगे? सो उसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर था, बच्चे रह लेंगे। मैंने कहा रह लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, आप कैसे यूज करेंगे उस चीज को? नहीं कर सकते ना। आप उसको अगर कुछ छोड़ के ही जाना है, मैं बड़ी अच्छी एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ये एक छोड़ने वाली बात से मुझे याद आया। एक बड़ा अच्छा एक IT कस्टमर से मैं मिला। सो उसने मुझे बताया कि मेरे फादर ने मुझसे बोला कि मेरे को एक प्रॉपर्टी खरीद के मैं देना चाहता हूँ कि जब मैं जाऊँ तो आप एक अपने घर में रह रहे हो। सो ही वाज वर्किंग इन गुड़गांव दैट टाइम। सो उसकी सैलरी अप्रॉक्स थी 125 के आसपास पर मंथ, और वाइफ उसकी होम घर पे रहती थी। सो उसने पूछा कि फादर से कि पापा प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी है, उस टाइम पर 2 बेडरूम आ जाता था 1.5 1.6 CR में, अब नहीं आता। सो उसने पूछा कि पापा आप कुछ पैसे आप दे दो, कुछ पैसे बेटे से उन्होंने कहा कि आप दे दो और हम एक प्रॉपर्टी बाय कर लेते।
सो उसने जितनी भी उसकी सेविंग थी उसने दे दी। अच्छा। उसके फादर पे जो थी उन्होंने दे दी और उन्होंने एक प्रॉपर्टी बाय कर ली जिसका लोन की EMI 1 CR पे उस टाइम पर 1 लाख की EMI आती थी पर मंथ की, इंक्लूडिंग कैपिटल जो उसकी जाती है पे ऑफ में। सो उसने उससे कहा कि 1 लाख रुपए की किस्त जाती रहेगी, 1.25 लाख तेरी सैलरी है और वाइफ की भी कल लगेगी या मेरे भी कुछ आते रहते हैं, सो हम एक इसको मैनेज कर लेंगे। सो उसने कहा ठीक है कर लेते हैं और प्रॉपर्टी ले ली। थोड़े टाइम बाद ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस उसके फादर एक्सपायर हो गए। सो उसके घर कोई आया तो उसने मजे में उससे पूछा और पापा तेरे क्या छोड़ गए? सो उसने बोला पापा मेरी EMI छोड़ के गए। ओह माय गॉड। सो उसने उससे कहा कि EMI छोड़ के गए, समझ नहीं आया। कह रहा मैंने उनसे मना किया था कि मैं रेंट पे खुश हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं अपना एक घर होना चाहिए और मेरी जितनी सेविंग थी और जितनी उनकी सेविंग थी हमने सब पे कर दी और ये घर में हम रह रहे हैं। तो उसने उससे पूछा तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ। तो उसने कहा ये 5 करोड़ की भी हो जाएगी ना, हाँ। बेच नहीं पाऊंगा। बेच नहीं पाऊंगा। सो यहीं पर एक सीक्रेट है, मतलब बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द राइट वे एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी। उसे उस टाइम पर रेंट ज्यादा सूट करता था, आज उसको वो पेपर रखकर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। मे बी उस टाइम पर राइट गाइडेंस मिली होती तो कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाता जिससे उसका रेंटल मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी ही नहीं थी। उसका 50 लाख का बजट था तो उसे एक ऐसी प्रॉपर्टी लेनी थी जो उसको रेंटल दे सके और उस रेंटल से वो अपना रेंट पे कर सके। इट्स अ वेरी इमोशनल रिक्वायरमेंट। प्रॉपर्टी के साथ में इमोशन तो जुड़े होते हैं। तो ये खरीदी ही इसीलिए जाती है, ये नेसेसिटी जो बन गई है ये इमोशनल कम लग्जरी नेसेसिटी बन गई है। बट मेरा ये सजेशन है, मैं अपने जब भी कस्टमर से बात करता हूँ मैं उनको बोलता हूँ सर इमोशन से हटकर हम उसको प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करें। एक्चुअली क्या उसकी गाइडेंस की प्रॉब्लम है। हाँ। उसको कोई ये चीज़ गाइड नहीं करता कि आप किस टाइम पर प्रॉपर्टी खरीदना, आप पे कितने रुपए मिनिमम होने चाहिए। आप ये समझो कि उसकी एक EMI भी जा रही है और जब उसका पोजीशन आता है तो उसको पोजीशन चार्जेस प्लस रजिस्ट्री प्लस इंटीरियर देना होता है। प्लस इंटीरियर देना होता है अपने घर के लिए। वो उसके पास एक नॉर्मल क्लाइंट की कितनी सैलरी मानते हो आप NCR में रहने वाले की? 1 से 2 लाख रुपए। 1 से 2 लाख। हम 2 हस्बैंड वाइफ की 2 लाख रुपए ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, जबकि एवरेज 80,000 है। बिल्कुल। जो हमारे रिसर्च से निकल कर आता है कि 80,000 से ऊपर एवरेज सैलरी नहीं आती जो वर्किंग है। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो हमारा कस्टमर है बेसिकली। भाई उससे नीचे वाला हमारा कस्टमर भी नहीं है आज रहने के लिए। आज 2 लाख रुपए में आपको 2 बेडरूम कितने का आता है नोएडा के अंदर? 2 बेडरूम नोएडा में आई बिलीव 125 to 1.5। सो आप ये सोचो 2 लाख रुपए में आज उसने कितने रुपए सेव किए होंगे? पहले दिन से तो 2 लाख थी नहीं। सो वो अपने फादर से, लड़की अपने फादर से, मदर से, जिससे भी कलेक्ट कर कर शादी के या शादी से पहले की उसकी सेविंग के सब जोड़ तोड़कर वो 20% तो पहले सेल्फ फंडिंग देता है। 1.5 करोड़ रुपए का सेल्फ फंडिंग 20% हम मान के चलते हैं 30 लाख रुपीज। 30 लाख तो उस पर जितने भी सेविंग थी उसने 30 लाख रुपीज तो दे दी, खत्म हो गई। उसके बाद उसकी 1 लाख रुपए की EMI आ रही है। वो 1 लाख रुपए की EMI भी पे कर रहा है। 2 लाख रुपए उसके घर पे आते थे, विच इज गुड। जिस दिन उसका पोजीशन आया जब तक तो उसने रेंट भी पे किया होगा, EMI भी पे की होगी, अनटिल एंड अनलेस उसने स्कीम नहीं ली होगी कोई। तो आज कोई स्कीम है भी नहीं, पहले थी बहुत सारी, अब तो नहीं है। अब नहीं है। अब जब पोजीशन आया सो उसी भैया ये चीज बताई ही नहीं गई थी, उसे गाइड ही नहीं किया गया था। अब इंटीरियर में 20 लाख लगने हैं, 15 लाख लगने हैं, पोजीशन चार्ज अलग देने हैं, पोजीशन चार्ज अलग देने हैं, प्लस रजिस्ट्री अलग करानी, रजिस्ट्री अलग। सब आप 1.5 करोड़ का 6% निकाल लीजिए नोएडा की रजिस्ट्री, प्लस 1% के खर्चे लगा लिए, 7% ऑफ 1.5 10 लाख रुपए हो गए। प्लस 15 लाख रुपए से नीचे कोई भी अच्छा इंटीरियर नहीं हो सकता। सो 15 और 10 25। वो उस टाइम पर उस पर 25 भी नहीं होते। कैन यू बिलीव मी? वो क्या करता होगा? आप पर्सनल लोन लेगा, वो टॉप अप लेता है इंटीरियर का और रजिस्ट्री का। जो उसकी EMI 1 लाख की थी वो 1.25 लाख की हो जाती है। तो ऐसा क्या सीक्रेट है कि जो इन हर्डल से, स्ट्रगल से उसको अच्छी गाइडेंस चाहिए, उसको एक अच्छा डिस्कशन चाहिए, उसे समय देना पड़ेगा। कस्टमर का फोन आता है, उसे फोन पे ही सारा ज्ञान मिल जाए और उसे कुछ करना ना पड़े। उसे समय भी टाइम निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 4 डिस्कशंस करने पड़ेंगे, उसके बाद उसे कोई डिसीजन लेना चाहिए। जब यहाँ ROI रेंटल की बात हो रही है तो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब मेरा भी, मेरे साथ में मेरी ऑडियंस का भी होगा कि
अगर मैं ROI की बात कर रहा हूँ तो what kind of properties good for me, रेजिडेंशियल और कमर्शियल? सी वसीम, उसमें ना दो चीज़ें आती हैं। और क्या ये फंडामेंटल है रेजिडेंशियल का, कमर्शियल का? कहाँ पे हमें ज़्यादा ROI देखिए, मिलती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हाँ, बड़ी अच्छी चीज़ अब आपने पूछी है, मैं इसका बड़ा अच्छा इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल, ओके। जो आप अपने लिए खरीदते हैं, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आप रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। अब वो आपका बजट 80 लाख भी हो सकता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए, आपका बजट 2 करोड़ का भी हो सकता है थोड़ा अच्छा सेंट्रल नोएडा के लिए, या 5 करोड़ का भी हो सकता है एक्सप्रेसवे के लिए, या मैं कह रहा हूँ यमुना पे आने वाले फ्यूचर में हम बात जाते हैं तो वहाँ पर 2 करोड़ रुपए में 3 बेडरूम अच्छा आ जाता है, वो भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि पहली प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप या सेकंड। ओके। अगर आप पहली प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप ऐसी लोकेशन पे जाएंगे जहां आप शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा। सो आज आप यमुना शिफ्ट नहीं हो सकते, बट 4 इयर्स 5 इयर्स डाउन द लाइन वहां पे जब डिलीवरी आएगी तो हो सकता है वहां पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। बाकी जगह पे अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा। जब आप उसका पोजीशन आएगा तो आप अपनी वाली सेल करेंगे और उसको अपग्रेड कर लेंगे। सो मेरा यहाँ एक और क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए मैं रह रहा हूँ या मेरे जैसे कोई भी इन्वेस्टर रह रहे हैं घर में, तो वो अपग्रेड करे या कोई एक इन्वेस्टमेंट कर दे कमर्शियल, उससे उसका जो ROI आ रहा है, रेंटल आ रहा है, उससे अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करे? बिल्कुल। अब आप ये सोचिए कि हमारा जो सबसे मेन कस्टमर है, हाँ। जिसका लोन हो जाता है, हाँ। वो लोन नहीं लेता। अच्छा। अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड कस्टमर की। फर्स्ट हो गया हमारा सेल्फ यूज, उसने फर्स्ट प्रॉपर्टी बाय कर ली और वो उसमें 1 साल 2 4 5 साल बाद शिफ्ट हो गया। ओके। दैट्स अ फर्स्ट कस्टमर, लेमन क्लाइंट, जो उसने इंक्वायरी की, 4 चीजें समझी, एक फाइनल कर दी और उसकी EMI जा रही है, टाइम पे डिलीवरी हो गई, उसने एक अच्छा डेवलपर ले लिया। हमने सेकंड कॉन्सेप्ट पे है कि उसका सेकंड प्रॉपर्टी बाय करनी है। सेकंड प्रॉपर्टी में उसका सबसे बड़ा सवाल है उसके पास सेल्फ फंडिंग कितनी है। अच्छा। अब होता क्या है यहाँ पे, आपसे मैंने पूछा आपका बजट 5 करोड़ है। हाँ। और आपकी एलिजिबिलिटी 20 करोड़ की भी है। हाँ। लेकिन आप क्या करते हैं, 5 करोड़ पे सेल्फ फंड करते हैं। सबसे बड़ा जो इसके अंदर एडवांटेज है वो 8% ROI, 8.5% जो होम लोन की ROI जाती है, हमें उसे यूज ही करना नहीं आता मेजर कस्टमर्स को। अच्छा। आपको मैं आपसे कहूँ आपके पास 2 करोड़ रुपए पड़े हैं और मैं आपको कल 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दिला दूं, आप लोन लोगे या 2 करोड़ पे सेल्फ फंडिंग करोगे? सेल्फ फंडिंग करेंगे। बस यही एक सबसे बड़ा सवाल है, मैं वहां पे नहीं करता। आपका आंसर आ गया जो आपने फर्स्ट टाइम पूछा मुझसे कि पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हैं। ओके। मैं उसकी एलिजिबिलिटी भी यूज करता हूँ, मैं उसकी फंडिंग रेदर भी देन सेल्फ फंडिंग। ऑब्वियसली। जब आपको मैं 8% से कहीं पैसा मिलता है आपको सस्ता, आज आपसे मैं बोलूँ आपको इंटरेस्ट पे पैसे चाहिए, कितने रुपए मिलेंगे आपको? पहली बात तो मिलेंगे नहीं कि आप वर्किंग हो, आपकी 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, आपको कोई 1 करोड़ रुपए का लोन देगा नहीं देगा। मैं आपसे कह रहा हूँ आपकी चलो 5 लाख रुपए महीने की भी इनकम है, सो आपको कोई भी ROI 24%, 15%, 18% से नीचे तो नहीं मिलेगी। आपको वहीं आपकी एलिजिबिलिटी पे 8% पे होम लोन मिल रहा है और मैं उस 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को 5 ही मान रहा हूँ और मैंने आपसे कहा उसका 3 करोड़ रुपए आप लोन यूज करिए। ओके। सो अभी रिसेंटली एक कस्टमर से मेरी मुलाकात हुई, उनकी 3 प्रॉपर्टी हैं और वो चौथी बाय कर रहे थे। अच्छा। देयर इज वन प्रोजेक्ट कमिंग अप इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट, शोभा का एक प्रोजेक्ट आया था। ओके। इट्स अराउंड 2 CR ओके का बजट था उस क्लाइंट का। तो मैंने उनसे पूछा आप पे क्या क्या है, सो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बताई। सो अच्छी सैलरी थी उनकी, 3-1 लाख रुपए उसकी सैलरी है और उसकी वाइफ की 1-1.5 लाख रुपए सैलरी है, IT में वर्किंग हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपने जो बाय किया हुआ है ये सेल कर दिया, कब करेंगे? कह रहे वहाँ पे ना रेंटल आ रहा है। अच्छा। मैंने कितना रेंटल आ रहा है? सो उसने बोला 30,000 रुपीज़। मैंने कहा उसमें कोई लोन है? कह रहे नहीं उसमें कोई लोन नहीं है, हमने बहुत सस्ती खरीदी। मैंने कहा प्रॉपर्टी? कह रहे इसी के बराबर में ATS की सोसाइटी है, अभी डिलीवर्ड हुई है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, शोभा के जस्ट एडजेसेंट। तो बोला मैंने कहा उसमें आप रहते नहीं है? बोले नहीं वो तो हमने रेंट पे दे रखी है, हम 3rd अपार्टमेंट में रहते हैं। ओके। मैंने कहा वो कब सेल करेंगे? कह रहा अभी तो बहुत रेट बढ़ेगा, हमने 4,000 रुपीज़ पे ली थी और आज 11,000 रुपये का 10-11,500 रुपये का रेट है सेल का और 2-2.25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, बट हमने 30,000 रुपये का रेंटल चूज किया है। ओके। 2.25 करोड़ की प्रॉपर्टी, 30,000 का रेंटल। जी। और सेटिस्फेक्शन किस चीज़ का है? कि और बढ़ेगा। उसे पता ही नहीं है उसे बेचने का। That is also very important in real estate कि लोगों को नहीं पता कब बेचनी है उसे property। बेचने का। मैंने उससे पूछा और शोभा किस चीज़ से बाय कर रहे हैं? कह रहे सेल्फ फंडिंग से 32 लाख मैं पे कर चुका हूँ
और मेरे को टोटल 45 एक अराउंड अप्रॉक्स पे करने थे, 15 लाख में और पे कर दूंगा और बाकी का 1 साल बाद डिमांड आएगा। ओके। मैंने कहा ये भी आपने सेल्फ फंडिंग किया है? हाँ, टोटल 25% पे जो इस साल पे करने हैं मैं पे कर दूंगा, मेरे पे हैं। मैंने कहा इसमें लोन हो जाएगा आपका? खैर अरे सर लोन तो मेरा 75% 80% वैसे ही हो जाएगा और 10% के बाद लोन डिसबर्स हो जाएगा। तो मैंने कहा आपने लोन क्यों नहीं लिया? कह रहे नहीं नहीं सर। मैंने कहा ये पैसे अगर मैं आपसे कहूँ आपके अकाउंट में रहेंगे, मैं ले भी नहीं रहा अभी। अभी हम बात करें पोर्टफोलियो की, जो आपने मुझसे सबसे बड़ा सवाल पूछा कि पोर्टफोलियो के अंदर क्या करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आपने बेच दिया एटीएस? उसने कहा नहीं बेचा। मैंने कहा शोभा आप किस चीज़ से बाय कर रहे हो? तो उसने बोला मैं सेल्फ फंडिंग से बाय कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ फंडिंग से बाय कर रहे हैं, आपने एटीएस बेचा नहीं। अब मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। मैं आपकी 10% पे शोभा दे रहा हूँ, 15% की मैं आपकी लोन की EMI स्टार्ट कराऊंगा। ओके। अराउंड 30,000 रुपीज़ की उसकी EMI आएगी। तो बोला वो 30,000 रुपये मेरे एटीएस से पे हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी 2.25 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। अच्छा। बोले ठीक है, और 2.25 करोड़ रुपए आपके पास पूरे आएंगे? बोला हाँ मेरे पास पूरे आएंगे। मैंने कहा उससे आपके 10% इसकी पे हो जाएगी, ये 10% भी आपके पास बचेंगे। मैं अभी मान के चलता हूँ 10% आपने अपने पास से दे दिए, 2.25 करोड़ रुपए आपके पास है। मैं आपको एक स्टूडियो देता हूँ रेडी टू मूव इन। अच्छा। उसका रेंटल 90 लाख रुपीज़ पे 40,000। 90 लाख रुपीज़ पे 40,000 रजिस्ट्री हैंड टू हैंड। सोचते बोला अच्छा ऐसा भी कुछ होता है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल होता है। तो कह रहे 90 लाख पे 40,000 मिलेंगे। अभी मैंने कितने मिल रहे? कह रहे 2.25 करोड़ पे 30,000। मैंने कहा उसके बाद अभी आप पे कितने बचे? कैसा 2.25 करोड़ रुपए अभी और बचे। एक और ले लो स्टूडियो। मैंने कहा लेना ही नहीं, अपने पास रखो ना आप पैसे, वाइट के है ना, आपके अकाउंट से आए ना, आप रखो ना उसे अपने पास। आपको किसी देने की जल्दी है? 6% तो FD भी देगी। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला कि मैं पैसे मैं क्यों खराब करूं अपने। मैंने उसको बोला 2.25 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में रहेंगे, 30,000 का 40,000 रेंटल आएगा और जो रेंटल आएगा उससे आपकी EMI चली जाएगी शोभा की। अगेन अकाउंट में पैसा है और अगेन आपके अकाउंट में 2.25 करोड़ रुपए रहेंगे। मैंने क्या 2.25 करोड़ की प्रॉपर्टी अगले साल 3 करोड़ की हो जाएगी? कह रहे नहीं। मैंने क्या रेंटल 30,000 से 40,000 हो जाएगा? बोले नहीं। ये हम काम करते हैं। आप सोचो 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ का कस्टमर भी पोर्टफोलियो मैनेज करा सकता है। बिल्कुल करा, बट उसे कोई समझाने वाला नहीं। कह रहा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं 8% पे लोन ले लेता हूँ और ये पैसे मैं अपने FD में रखता हूँ। मतलब यहाँ पर मुझे भी ये समझ में आता है कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर लोगों को कैसे ईजी लग सकता है कि बस प्रॉपर्टी खरीद ली, रेंटल आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली उन्हें गाइड करने वाला नहीं है। बहुत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ही आज यही है कि उसे कोई गाइड करने वाला नहीं है। आज हम उसी गाइडेंस की बात कर रहे हैं, आज फ्रंट पे आने की हम बात करें। मुझसे सारे लोग बोलते हैं कि तुमने क्या किया है। कस्टमर जब सामने बैठता है तो हम उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो जो कर रहा है उससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना। उसने कहाँ से कमाए, कैसे कमाए, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमें उसे एजुकेट करना है कि आपका 5 करोड़ रुपए का बजट है, आप सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च करिए। मोस्टली मैंने देखा है सोशल मीडिया पे भी, मैंने बहुत बार इस चीज़ को नोटिस किया है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं या एक्टर्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं या हॉलीवुड एक्टर्स हैं, मतलब मैंने ये नोटिस किया है उनके पास में ये जो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उनका कोई ना कोई कर रहा होता है, वो एक एक्सपर्ट होता है। बिल्कुल कर। और सबसे बड़ा पैसा उनका वहाँ बन रहा होता है। मैं एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये 2013 की बात है। ओके। सो मैं एक बड़े अच्छे कस्टमर से मीटिंग हुई। हाँ। सो इट्स अ वेरी बिग ग्रुप। हाँ। उनका ऑपरेशनल ग्रुप है सेक्टर 63 में ही। मैं नाम नहीं लूँगा अभी यहाँ पे। सो मैंने उनकी एक प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, उनके किसी बंदे का फ़ोन आया। अच्छा। वो बंदा CA निकला। अच्छा। वो CA उनके यहाँ ही वर्किंग था। सो मैं उनकी फैक्ट्री में गया तो मेरे तो पहले तो होश उड़ गए फैक्ट्री देख के। अच्छा। मैं फैक्ट्री में देखने गया तो अंदर सोना ने मुझसे बोला कि बताइए। मैंने कहा सर ये एक प्रॉपर्टी की फाइल चाहिए थी आपकी, सेंट्रल नोएडा की एक प्रॉपर्टी थी। मैं प्रॉपर्टी का नाम बता देता हूँ, आम्रपाली सिलिकॉन सिटी एक प्रॉपर्टी थी और 2013-14 की ये बात है। उन्होंने मैंने कहा आपकी एक इन्वेंट्री बेचनी है और आपसे बात हुई थी। सो बोले ठीक है आप 2 मिनट रुको, आप ऊपर वाले रूम में चले जाओ और एक फाइल निकलवा लो। अच्छा। मैंने कहा मतलब मैं क्यों निकलवा लूँ? मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं एज अ क्लाइंट से मिलने आया हूँ, मुझे अपने ऊपर फाइल लेने भेज रहा है, मैं क्या देखूंगा उसमें, दे देगा कोई भी।
सो मैं ऊपर गया, सो आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे 2 ऑस्ट्रेलिया से लड़के थे आए हुए जो रियल एस्टेट मैनेज कर रहे थे उसको। ओके। मैंने होंगे, उनको नोएडा का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट वो प्रॉपर्टी मैनेज करते थे, समझते थे, फिनेंशियल समझते थे, उस फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए उन्हें रखा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी ये फाइल चाहिए थी, कैन यू बिलीव मी, उनके रूम में कितनी फाइल थी? हाउ मच? 200। ओह माय गॉड, दिस इज द राइट वे कि वो अपनी हर एक चीज को मैनेज करा रहे हैं। आप सोचो 200 फाइल में से उसने मुझे एक फाइल ढूंढ के दी। बेस्ट पार्ट उसके अंदर अभी अलग है, ये तो आपको मैंने बताया कि 200 फाइल थी, मैंने उसमें से एक फाइल ली उससे, मैंने उससे बात करी, मैंने उससे समझा, मैंने कहा जी करते क्या हो? हाँ। सो उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी की जो बाइंग थी, सबसे सस्ता क्या रेट सुना है आपने? सबसे सस्ता हम बात करें सेंट्रल नोएडा की। सेंट्रल नोएडा की आई बिलीव 2010-11 में मैंने सुना है वो 2-2,500 रुपये स्क्वायर फीट होता था। 2,500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हाँ। 200 फ्लैट थे पूरे सेंट्रल नोएडा के, सारे डेवलपर्स की 30-30, 40-40, 50-50 यूनिट्स थी। मोड ऑफ फंड उसका देखने लायक था। मैंने पता नहीं, आई थिंक ये राइट प्लेटफॉर्म है या नहीं वो चीज़ डिस्कस करने का, खैर उससे तो खैर नहीं पता चलता। सो उसका 1000+ करोड़ का टर्नओवर है। तो वो तो जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, वो रियल स्टेट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ जो आज लोग नहीं पर कर डे रहे पे हैं। फाइल जा रही है, फाइल आ रही है, फाइल उस बंदे ने कितने रुपए की सेल्फ फंडिंग की थी आपके हिसाब से? मे बी 20 से 50 करोड़ की तो होनी चाहिए। जीरो। जीरो? हाउ? उसकी लोन एलिजिबिलिटी उसने यूज करी, ओह माय गॉड। उसको OD/CC लिमिट इतनी मिलती थी, उसका टर्नओवर कंपनी का इतना बड़ा था कि उसको बैंक स्पेशली बोलती थी आपको जो बाय करना है हम आपका ये मॉर्गेज करके इसमें दिखाकर आपको हम फंड दे देंगे। दिस इज ए स्मार्ट गेम। सीरियसली, जितने भी बड़े एजेंट हैं वो सब बैंक के पैसे पे ही अपना So, आप सोचो ना, वो उस समय सोच सकता था कि मैं 8%, 7% पैसे को इस्तेमाल कर कर आज 2500 रुपये की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। मैंने उसकी प्रॉपर्टी 4800 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे बेची थी। अच्छा, डबल? और उस टाइम तक उसके 50% ऑफ 2500 रुपीज़ गए थे। तो ये तो डबल से भी ज़्यादा का रिटर्न आ गया। एग्जैक्टली। आप सोचो, उसको नोएडा आता था नहीं आता था, उसको प्रॉपर्टी पता थी नहीं पता थी, आम्रपली चला जाएगा पता था नहीं पता था, डजेंट मैटर। उसने फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक बंदा रखा जो उसको ये मैनेज करके दे रहा था कि आपको कब 50 करोड़ रुपए का लोन से आपको ये 50 करोड़ रुपए की आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, किस प्रॉपर्टी में बाय कर सकते हो, कब ट्रेड कर सकते हो, ये मैं आज करना चाहता हूँ। सो राइट पोर्टफोलियो मैनेजर आप एक इन्वेस्टर के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा फायदेमंद उसके लिए आज रिलेशनशिप मैनेजर है। आज मैं बोलता हूँ अपनी टीम में अपने लोगों को जितने भी हैं कि एक बंदा अपने पूरे सर्कल में सिर्फ 100 कस्टमर इकट्ठे कर ले, पूरी पोर्टफोलियो में अपने 100, हाईएस्ट नंबर बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो लोगों से 10 भी मैनेज नहीं होंगे, जो एक एम्प्लॉय काम कर रहा होगा उससे 10 भी मैनेज नहीं होंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ 100 अपनी लाइफ साइकिल में अगर वो मैनेज कर ले, क्योंकि हर साल एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदेगा नहीं, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 1 साल में, कोई 5 साल में एक बार लेगा। 100 कस्टमर से डेली टच बेस होना चाहिए उसका। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्रिएटिव भेजना चाहिए, एक सिंगल क्रिएटिव, दैट्स इट। देयर इज नो कॉल, ओनली क्रिएटिव्स, ओनली डिटेल, इनसाइट्स ऑफ द मार्केट, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या नया आ रहा है, एयरपोर्ट आ गया है, नहीं आ गया है, स्पेशल डेज पे याद रहे, उनके बर्थडे, वो सब कुछ जरूरी है। वो उसका RM है, रिमाइंडर बैंक वाला करता है ना आपको, बर्थडे पे मैसेज करता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बोलता है ना कि इसमें ये सर्विसेज फ्री हैं। बिल्कुल। एक मेरा एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा नहीं हजारों कंसल्टेंट और ब्रोकर का ये क्वेश्चन होगा जो पेन पॉइंट भी है। कोई एक इन्वेस्टर हमें मिलता है, बात होती है कि जी मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना है और मेरा बजट इतना है, हम उसके ऊपर काम करते हैं, 1 हफ्ता लगाते हैं, 2 हफ्ते लगाते हैं, प्रॉपर्टी निकालते हैं, उसके बाद में वो इन्वेस्टर फ़ोन उठाना बंद कर देता है या कहता है कि अभी मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। तो क्या होना चाहिए ऐसे इन्वेस्टर के लिए, मतलब क्या एक प्रोफेशनल वे होनी चाहिए? यहाँ पर ना प्रॉब्लम उस बच्चे की नहीं है जो उसे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम इन्वेस्टर की, उस क्लाइंट की, उस कस्टमर की है। एक्चुअली उसको हमेशा ये कहा गया कि इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है ओके, और तुम डिस्काउंट मांगो ये देंगे।
हाँ। और पहले होता भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था। नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले फीस पे करते हैं, फिर उससे कंसल्टेंसी लेते हैं। यहाँ तो उल्टा है, रियल स्टेट में क्यों नहीं? यहाँ वो हमसे हमारे वापस मांग लेता है। आप समझना कि कस्टमर, आज बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, एवरीवन नोज प्रेस्टीज एक प्रोजेक्ट आया था हाँ जी। NS24 पे, और बहुत अच्छी डिमांड थी। हम्म। सो उसका जो बेसिक स्लैब था इट्स 2.5%, Okay. एंड इट्स सेम एज गोदरेज आल्सो। हम्म। कस्टमर का फोन आता है जब वो लॉन्च भी नहीं हुआ था कि मेरे को 3% का डिस्काउंट ऑफर हुआ है, आप कितना दे सकते हैं? सो मैंने मना कर दिया। एक और बंदे ने उसे फोन करके बोला सर मैं आपको 5% दूंगा, क्योंकि ऑन फॉर्म वो तो wrong जाना नहीं, practice है। डिस्काउंट तो फॉर्म पे घटना नहीं है, सही बात उसे है। वापस ही देना है। वापस तो देना जब 3 नहीं देना तो 5 भी नहीं देना, सही बात क्योंकि है। आना नहीं है। हाँ। सो मेरे ही एक फ्रेंड से मेरी बात हुई, वो इंदिरापुरम में ही रहता है। हाँ। मैंने उससे पूछा कि एक प्रेस्टीज का एक यूनिट लेके रख ले। हाँ। कह रहा वो 3% तो ऑफर कर रहा था, हाँ। कितना आ जाएगा इसके अंदर? हाँ। मैंने कहा इसमें 5% का कैशबैक आ जाएगा और तू ले ले। अच्छा। क्या तू मजाक कर रहा है? मैंने कहा आपने जब 3 ऑफर हो गया, हाँ। 3 कभी मिलना नहीं, सही बात है। और 5 भी कभी नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे करते हैं ना कि मैं 5 बोलता हूँ, हाँ। सुनने में भी अच्छा लग रहा है कि 5% वापस आ जाएगा, क्लाइंट हाँ। 10% पे करेगा, 5% उसको वापस आ जाएगा। अब यकीन मानना उस टाइम पर मेरी खुद की EOIs 169 थी अच्छा। और लॉगिन हुई 23। 23। रीजन, हम्म। कस्टमर को पहले ही 3%, 2%, 3%, 2%, 3% का डिस्काउंट ऑफर था। उसके बाद भी कस्टमर को लगता है कि इन्होंने और पैसे कमाए होंगे और ये मेरे पैसों में से मेरे पैसे ले जा रहे हैं। मतलब कस्टमर को या मेजरली कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक रियल स्टेट कंसल्टेंट बहुत पैसा कमाता है। सर खर्चे, खर्चे आप सबसे जरूरी है, आज वो ये नहीं उसी में समझ से हमसे पाता, वापस मांग वो लेता है। समझ ही नहीं पाता कि खर्चा कितना हो रहा है उसको वहां तक लाने के लिए। उसने इंक्वायरी डाली नहीं है, उससे इंक्वायरी करवाई गई है मार्केटिंग में। एक इंक्वायरी से लेकर उस इंक्वायरी को क्लोज करने तक कितने एफर्ट लगते हैं, कहाँ कहाँ से आज एफर्ट आप लगते हैं? यकीन मानना वसीम, एक क्लाइंट को क्लोज होने के बाद हाँ। मैंने उस दिन जस्टिफिकेशन देखा था। एक अच्छा। बड़ा अच्छा वर्ड होता है हमारे रियल एस्टेट में, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन हर किसी को करना होता है, सही बात है। फ्रॉम पेंट्री बॉय टू डायरेक्टर। डायरेक्टर सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबके अपने अपने KRAs हैं। सो मैंने उस दिन कैलकुलेट किया कि हाँ। जब एक बंदा कोई बुकिंग क्लोज करता है, ओके। कोई भी एक बुकिंग किसी भी प्रोजेक्ट की, कुछ भी उसने सेल किया, हम्म। सो उससे 18 लोग जस्टिफाई होते हैं। कैन यू 18 ब्रीफ लोग। मी? 18 लोग जस्टिफिकेशन में चले जाते हैं कि हाँ ये जस्टिफाई हो गए एक बुकिंग क्लोज होने एक की। बुकिंग क्लोज होने से। मतलब अगर आज आपका मैं बात कर रहा हूँ किसी एक प्रॉपर्टी से, आपने 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची और 5 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू आता है, हाँ। सो उस 5 लाख के अंदर 18 लोग जस्टिफाई कर जाते हैं। आज फर्स्ट सबसे पहले आप सुनोगे पेंट्री वाला, उसका कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है, उसने तो अपना काम किया चला गया, सही बात है, but उसकी salary सैलरी तो कहाँ से जा रही है? वहीं से जा रही है, कंपनी से जा रही है। उसके बाद ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस की लाइट, ऑफिस की लाइट, रिसेप्शनिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, मेंटेनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग। Marketing। मार्केटिंग के अंदर जिसने चलाया, जो रन कर रहा है, जो पैसा खर्च हो चुका वो जस्टिफाई हो रहा है, जिसने लीड निकाली, दिस टेलीकॉलर। इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो एक रियल्टर ही समझ सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पैसा बनाया जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता। बहुत पेशेंस, पेन एंड जस्टिफिकेशन होती है एक सेल क्लोजिंग के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो एंजॉय द टॉक। सो आज उसका एक कॉल आया। हाँ। उसने टेलीकॉलर ने कॉल किया। हाँ। उसने फॉलोअप किया 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। वो क्लाइंट विजिट पे आया, वहाँ पे टेलीकॉलर जस्टिफाई हो गई। ठीक, अभी हम 8 नंबर पे पहुंच चुके हैं। टेलीकॉलर जस्टिफाई हुई। टेलीकॉलर जस्टिफाई होने के बाद वो एक सेल्स वाले के पास गया, सेल्स वाले ने फॉलोअप किया, विजिट कराई, क्लोज हो गया। जब वो क्लोज हुआ तो जिस RM से मिलवाया वो जस्टिफाई हुआ, जिसने क्लोज किया वो जस्टिफाई हुआ। जस्टिफाई होने के बाद पोस्ट सेल्स के पास वो टीम गई, लीड गई, उसने उससे फॉलोअप करा, उससे पेमेंट कराई, वो जस्टिफाई हुआ। डेवलपर के यहाँ जिसने पेमेंट ली वो जस्टिफाई हुआ, उसका RM जस्टिफाई हुआ। उसका जो TL जिसके नीचे जॉब कर रहा था, जिसके ऊपर उसका हेड था, वो जस्टिफाई हुआ, जस्टिफाई हो गया। उसके बाद जस्टिफाई हुआ, उसके बाद वो कंपनी में गया, कंपनी में उसका डायरेक्टर जस्टिफाई हुआ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जब वो जस्टिफिकेशन हो गया, फिर 1 साल बाद टैक्सेशन है। टैक्सेशन है। आप यकीन मानना, मैंने इतने टाइम से नोटिस किया, लोग TDS नहीं समझते, लोग GST नहीं समझते, लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं समझते, इनकम टैक्स नहीं समझते। उसे क्या पता
कि मेरे अकाउंट में 10 लाख आए तो उसकी टैक्सेशन कैसे और वहाँ पर चलेगी। भी इन्वेस्टर कहता है कि 3% आपको मिलेगा, उसमें से मुझे 3% दे दो। सर 3 में से 2% वापस देने में भी वो टीडीएस नहीं डिडक्ट कराना चाहता, उसे पता ही नहीं है कि टीडीएस क्यों काट रहे हैं, उसे लगता है ये टीडीएस हम बचा के अपने पास रख लेंगे। बिल्कुल सही बात है। उसको वो 5 लाख के 2% काटने पे 10,000 रुपए जो उसके अकाउंट में जमा कर रहे हैं और हम। फाइनली 18 लोगों को जस्टिफाई करने के बाद में आता है जो उस ब्रांच को, उस डिपार्टमेंट को पूरे चला रहा सिस्टम है, को जो चला रहा है उसका उसके पास क्या है? उसके तो पास कुछ क्या नहीं आता होगा। उसके पास आता है ना, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है सर हमारे बस। रियल एस्टेट में कि मैंने इस साल हाँ। इतनी प्रॉपर्टी बेची, इतना टर्नओवर किया, हाँ। मेरे को डेवलपर ने कल ग्रीट किया, मेरी मार्केटिंग हुई, मैंने काफ़ी काम किया, पैसे बचते हैं। हाँ। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें पैसे नहीं मिलते, बट वो पैसे को जस्टिफाई करना पड़ता है। बहुत सारी जगह नहीं हो पाता और बहुत सारी जगह ज़्यादा भी होता है। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में पैसे नहीं है। एक कंसल्टेंट या रियल्टर की जो 24 घंटे होते हैं, एक बार मैं वो भी सुनना चाहता हूँ कि क्या होता है वो 24 घंटे। सर देखो, मैं बड़ा अच्छा एक इसमें अपने आप को मानता हूँ। हाँ। मैं 2012 से 11 से स्टार्ट किया, 12 में मैंने फर्स्ट जॉब स्टार्ट की हाँ। थी। सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। बिल्कुल। आधे टाइम तो यहीं फेल है ये इंडस्ट्री, 10 बजे पहुंचना नहीं चाहते हैं। जो लोग पहुंचते हैं हाँ। वो सक्सेस भी करते हैं। सक्सेस भी करते हैं। 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। हाँ। मैं 7 डेज वर्किंग हूँ फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। कहीं घूमने जाऊंगा तो छुट्टी लूंगा, हाँ। अदरवाइज या कोई बहुत बड़ा हॉलीडे है, वही मतलब कोई फेस्टिवल है तो छुट्टी ली, अदरवाइज मैं ऑल ट्यूसडेज वर्किंग हूँ। अच्छा, ऑल ट्यूसडेज, ऑल 7 days। ट्यूसडेज वर्किंग का मतलब क्या है, मैं अपने वो सारे काम ट्यूसडे को कर लेता हूँ जो मैं पूरे हफ्ते नहीं कर पाता ऑफिस में बैठ के। पहले भी जाता था और आज भी जाता हूँ। तो जब कभी आप ऑफ लेते हैं तो रियल एस्टेट चल रहा होता है माइंड में? और कुछ है ही नहीं करने के लिए, आज हम क्या करेंगे इसके अलावा। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि एक रियल्टर का माइंड 24 घंटे चलता 24 घंटे चलता है, सोते हुए Relax भी नहीं होता। सपने भी आते हैं, सपने भी आते रियल हैं, एस्टेट रात से को आते सुबह किससे हैं। मिलना और है? किसके आएंगे? आज आपका पॉडकास्ट था, हाँ। सो मैं 4 चीजें सोचूंगा ना। सही बात है। कल मेरी किसी से मीटिंग है तो मैं उसके लिए सोचूंगा ना कि मुझे बोलना क्या है, मुझे उसे समझाना क्या है। सही बात। ऐसा तो है नहीं कि मैं उससे मिला और मेरे को सब कुछ पहले से पता है, मेरे को उसकी नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये हमारा प्रोफेशन है। सर यहाँ पे बड़ा अच्छा आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है, तो मैं आपको एक और छोटा सा इंस्टेंट शेयर करता हूँ। हाँ। एक कस्टमर ने मुझसे 2 प्रॉपर्टी की चॉइस दी। अच्छा। कि मैं ए खरीदूं या बी खरीदूं। ए बहुत लुक्रेटिव थी। हाँ। और बी सस्टेनेबल थी। हाँ। कम मार्जिन की थी। ओके। ए में मुझे डाउट था, बी में मुझे डाउट नहीं था। ए में मेरी कमाई ज्यादा थी। हाँ। और बी में मेरी कमाई कम थी। अच्छा। उसने मुझसे पूछा हाँ। आप क्या सजेस्ट करते हो? मैंने कहा सर मैं बी सजेस्ट करता हूँ। ओके। सो उसने बोला क्यों? वो तो कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है, इसमें ये ऐसे हो जाएगा, इसमें ये ऐसे हो जाएगा, हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, इसमें ऐसे कर सकते हैं। मैं सर देखो, आपने 1 करोड़ रुपए खर्च करने हैं? हाँ। उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा मेरे को 1 करोड़ में मैक्सिमम 5 लाख रुपए बच जाएंगे? बोला हाँ। और मैंने कहा आपके 95 खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। ये दम चाहिए एक रियल्टर को बताने के लिए। फिर मैंने उससे बोला मैं दूसरी प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ। हाँ। उसमें मेरे को 2 लाख रुपए बच जाएंगे। 2.5 लाख बच जाएंगे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे। 2.5%, 3% लगा ली, मेरे को 2.5-3 लाख रुपए बच जाएंगे। बट मेरे को ट्रस्ट है कि मैं इस चीज को आगे सस्टेन करा सकता हूँ, इसको बेच सकता हूँ और इसमें दिक्कत नहीं आएगी डिलीवरी पे। वेरी ट्रू, दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उसने कहा कि ये तो नुकसान है। मैंने कहा ये आज नुकसान लग रहा है, कल यही फायदा देगा। हमने कभी भी वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करी जिस पे हमें कन्विक्शन नहीं आया। मेरे को नहीं आया जिस पे, मैंने कभी नहीं बेचा। That's a right way, right मतलब मेरे को approach। नहीं बेचना, मैं किसी के 2-3 लाख रुपए कमाने के लिए आपको छोड़ के, मैं 2-3 लाख रुपए के लिए कभी उसको खराब नहीं कर सकता। बड़ा अच्छा इसमें एक और था, आज बड़ा अच्छा हमारा टाइम है जो आज हम इस चीज़ पे डिस्कस कर पा रहे हैं। एक पोर्टफोलियो में भी दिक्कत है। मैंने किसी का पोर्टफोलियो मैनेज किया, मैंने उसको 4 प्रॉपर्टी दी। अच्छा। क्या कभी आपने सुना है चारों बच्चे डॉक्टर बन गए किसी के? नहीं बनते ना, एक ही बनेगा ना। एक डॉक्टर तो चाहते हैं चारों बने, एक इंजीनियर, यस। किसी का म्यूजिक में भी इंटरेस्ट होगा, किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा। सर एक क्लास में 30 स्टूडेंट होते हैं, वो 30 स्टूडेंट कभी सेम नंबर नहीं आते उनके। नहीं आते, लेकिन कस्टमर के इन्वेस्टर को ऐसा लगता है। हाँ। जितना भी आज हमारा कस्टमर आता है उसके इन्वेस्टर को लगता है ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट टॉप पे जाएगा, ये आपने दिलाया, आपकी जिम्मेदारी है, सारे टॉप पे आने चाहिए, सारे टॉप पे आने चाहिए। मैंने उसको एक बंदे को 4 से 5 प्रॉपर्टी सेल की। अच्छा। मैंने उससे बोला तू 5 एक सिंगल यूनिट्स ले ले, पैसों की कोई दिक्कत नहीं। उसमें प्रोजेक्ट का नाम भी ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे। गौर आइलैंड करके एक सोसाइटी है, अच्छा, मेरी फेवरेट है।
फेवरेट है, गौर मेरी भी आइलैंड फेवरेट है। उस टाइम का रेट था 7,500 रुपीज़, अच्छा वो बढ़कर 8,500 रुपीज़ तक चला गया था। अच्छा। सो मैंने उसको बोला कि 5 फ्लैट आप बाय कर लो। उस टाइम पे 20x5 का पेमेंट प्लान था अप्रॉक्स, और मैंने उसको बोला कि तू ये बाय कर ले। तो एक फ्लैट की इन्वेस्टमेंट उस टाइम पर 1.2 CR के आसपास थी। ओके हम इसको 1 CR रफली पकड़ लेते हैं। सो मैंने उसको बोला कि तू मेरे को 5 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए पे कर दे डायरेक्टली डेवलपर अकाउंट में, तेरे को 5 इन्वेंट्री दे देता हूँ और पांचों को पांचों में एग्जिट करूँ। ठीक, उस बंदे ने देखा दाका सब समझ कर आया। सो उसने बोला जी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, एक फ्लैट दे दो। ओके 1.25 करोड़ रुपए मैं पे कर रहा हूँ और 5 फ्लैट के पैसे आप अपने हिसाब से लगा लो, अच्छा जहां आपको लगाने हैं मैं आपको दे देता हूँ। ओके ट्रस्ट करता था, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने क्या चाहिए आपको वापस, तो उसने 18% साल का रिटर्न मांगा मुझसे। 24 हो जाए तो बहुत अच्छा है, 18 मेरे लिए सस्टेनेबल है, बेस्ट है। तो हमारे एक हिसाब चलता है कि 1 के 1.25 दे दिए या 5 के 6 हमने उसके कंप्लीट करने हैं, कुछ भी बेचना है। सो मैंने उसके 5 CR कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए अपने हिसाब से, और 1.25 करोड़ रुपए का मैंने उसे फ्लैट दिला दिया। ओके 1 साल के उसके 18% के पैसे थे, 24 मांग रहा था, मैंने उसके 6 मंथ्स में पैसे रिफंड कर दिए, ग्रेट बुला के। ग्रेट। तो उसके उसने कहा, पैसे उसके घर पहुंच गए? उसके घर पहुंच गए, और वो लेने को राजी नहीं कि मैं तो 1 साल बाद ही लूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे आ गए हैं, हमने जहाँ लगाए थे, और हमें नहीं चाहिए अभी, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो उसने बोला रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि इसको 1 यूनिट को आप कंटिन्यू कर दो। अच्छा उसने 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट की पेमेंट करी थी, ओके 8,500 रुपये। आफ्टर 2 इयर्स वो पैसे तो वापस हो गए 5 CR। आफ्टर 2 इयर्स मैंने उसको बोला कि वो यूनिट सेल कर दीजिए, और अब उसका 12,000 रुपये का रीसेल प्राइस है। ओके और आपके 2500 रुपये गए हैं, 2500 रुपये और जाने हैं। अच्छा सब आप कैलकुलेशन करिए, 2500 रुपये के ऊपर 4,000 रुपये का प्रीमियम मिल रहा था, कितने होते हैं? मोर देन डबल। और मुझे कितना रिटर्न देना था उसको? 18%। 18 तो नहीं, 36%, 2 साल का। मैंने उसको बोला ये बेच लो, ऊपर के जो आएगा वो 50-50 है ही हमारा। सही बात है। कह रहा नो, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने रहने के लिए लिए प्रांजल। क्या बात है, क्या बात है। ये तो मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ चेंज हो गया वो माइंड, चेंज हो गया। चेंज हो गया। वहां पर उसने क्या कहा, हाँ पैसे मेरे, हाँ प्रॉपर्टी मैंने ली, आप कौन होते हो उसको सेल करने? आप कौन होते हो? सही बात है। सो ये मेरी एक बहुत बड़ा इशू था पोर्टफोलियो में, कि आज हम कस्टमर से पहले दिन डिस्कस करके ही काम करते हैं। या तो आप ट्रस्ट करिए या आप बिल्कुल, आई बिलीव इट शुड बी अ मैंडेट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप फिर सब कुछ खुद ही कर लोगे, कल आपका जब खराब होगा तो आप हमेशा उसी बच्चे के लिए रोते हो जो फेल हो जाता है। जो डॉक्टर बन गया उससे किसी ने रोया? उसको कोई नहीं रोकता। अब उसने उसी समय पे कोई चीज ऐसी ली हो जो खराब हो गई हो, तो वो आपसे ही कहेगा कि यार देखो वो आपने खराब दिला दिया था, जो अच्छा दिलाया था वो रहने के लिए रख लिया उसने, क्योंकि उसे लगता है ये मेरा 30,000 रुपये का रेट हो जाएगा। 30,000 का रेट हो जाएगा, वहाँ पे आपका प्रॉफिट खत्म हो गया। प्रॉफिट खत्म हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आज आप ROI कैलकुलेट करते हो किसी भी पेमेंट्स के ऊपर, आपने आज पहले साल 20% पे किया और उसके ऊपर 20% का इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट 2 इयर्स बाद मैंने आपसे कहा उसको सेल कर दो, आपने कहा नहीं करनी अभी, प्राइस बहुत बढ़ गया है, आपने 20 और पे कर दिया उसके ऊपर, तो 40% पे कर दिया। ROI मेरी जो 40% थी वो घट के 30% रह गई, क्योंकि कैपिटल बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिमांड आई 20% की। मैंने आपसे तब कहा आप सेल कर दीजिए, या आपने मुझसे कहा सेल कर दीजिए, जो आपकी जो ROI थी वो और घट गई। तो जब हम आपने जो क्वेश्चन पूछा पोर्टफोलियो का, जब उसकी 4 साल तक उसने 100% ही पे कर दिया, तो उसकी कभी ROI आएगी नहीं अच्छी, वो 10% ईयरली से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और ये पूरी इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, क्या इन्वेस्टर से मैंडेट साइन करना चाहिए? जैसे एक डॉक्टर की फीस होती है, एडवोकेट की फीस होती है, देखो वसीम, कुछ ये ना हम कुछ तो होना इसको चाहिए। हम बांध नहीं सकते, हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। अगर वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है ना, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी सिंगल पेपर। कैसे भरोसा करेंगे वो हम पे ट्रस्ट कर उसे रहा है? करना पड़ेगा सर। आप पे आज नहीं करेगा, वो कल करेगा।
उसी को करना पड़ेगा। आप तो करते ही हो, आपका काम है। ये होता है ना, मेहनत हम करते हैं, डील कोई और ले जाता है। होता है और ये होता रहेगा जब तक हम उसको मैनेज, एक अच्छी सर्विसेज नहीं देंगे, जब तक हम उससे ये नहीं कहेंगे कि मैं मैनेज करूंगा। आपकी एक्सपेक्टेशन बताइए ना कि मेरे को साल कितने रुपए का इंक्रीमेंट चाहिए। जब मैं आपसे बोलूंगा इंक्रीमेंट आ गया, आप सेल कर दो, आपको कर देना चाहिए। सिंपल। मतलब मेरा आज मेन जो मेरा मोटिव है यही है कि हम अवेयरनेस ला सकें थोड़ी सी और ज़्यादा, लोगों को गाइड कर सकें। लोग इस पे चैनल पे आपके साथ मेरे को फॉलो करके उसके अंदर हम डाल सकते हैं, आपके पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर हम जो भी इंक्वायरीज आती हैं वो 24 आवर्स के अंदर कैटर करेंगे। मतलब इन्वेस्टर को रियल एस्टेट में एंट्री करने से पहले ये डिसाइड करना होगा कि मुझे कितना परसेंट एग्जिट करना है, कितने पे एग्जिट करना है, कितने पे एग्जिट करना है, कितना परसेंट प्रॉफिट लेके एग्जिट करना है। मेरे को एक सर्टेन बेंचमार्क करना पड़ेगा। आज आप पड़ेगा। ट्रेडिंग करते हो, आपको पता है कि आपको 2% पे अगर एग्जिट नहीं करा तो वो -3% पे चला जाएगा। सही बात है। और आपने कहा ये 2 से 10 हो गया, 10 पे भी आपने एग्जिट नहीं करा कहावत तो वो शेयर ही जीरो हो गया। जो इंसान प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता वो कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, वो कभी नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सा है, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको डे वन से पता होना चाहिए। आपने स्टॉप लॉस सुना है? हाँ। प्रॉपर्टी में भी होना चाहिए, बेंचमार्क बेंचमार्क सुना है? हाँ। होना चाहिए। इतने पे जाएगा मैं बेच दूंगा। फिर आपको ट्रस्ट करने की जरूरत पड़ेगा, आपको उस पर इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा लाइफ के अंदर कि हाँ मैं इतने पे ही बेच दूंगा, फिर कुछ और बाय करूंगा, जितनी ट्रेडिंग करूंगा। आज ना एक बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है नोएडा। सो मेरा एक क्वेश्चन है, नोएडा अपने आप में एक हॉरिजन है, एक जोन है। सो नोएडा के अंदर काफ़ी कुछ नाम सुने जाते हैं, जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे, सेंटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन। तो ये अलग अलग हॉरिजन है या एक ही नोएडा है? इट्स अ पार्ट ऑफ नोएडा। क्या स्ट्रेटजी है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की? बेसिकली क्या किया है इन लोगों के अंदर ना, 4 जोन में आपको बांटना पड़ेगा इसको, 5 जोन में कैटेगरीली। अगर हम 5 जोन में इस चीज को बांटेंगे नोएडा को, तो आप ज्यादा इजीली ब्रीफ कर पाएंगे। आज हम कस्टमर से जब भी पहली मीटिंग करते हैं तो हम उसको यही समझाना चाहते हैं, आपका विजन किस चीज का है, आपको रहना कब है, इसके अंदर यूज क्या करना है प्रॉपर्टी का, इन्वेस्टमेंट पॉइंट कितना है। सो हमने उसको अंदर 4 से 5 भागों में बांटा। सबसे पहला सेंट्रल नोएडा, जिसमें आज प्रॉपर्टीज बहुत कम मिलती है। ठीक, सेंट्रल नोएडा। सेकंड आपका आ गया नोएडा एक्सप्रेसवे, जिसमें आज आपको हम उसको गोल्फ कोर्स की तरीके से रोड की तरह देखते हैं, और आने वाले टाइम में फ्यूचर बहुत अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि नोएडा एक्सप्रेसवे जो है वो नेक्स्ट शेख जायद रोड होगा। बिल्कुल होगा। एक्चुअली क्या, जब चारों तरफ से पूरा नोएडा घिरा हुआ है पानी से, अगर आप देखेंगे मैप के अंदर, सो उसकी जो पीस ऑफ लैंड है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा। सो जैसे ही अब प्रोजेक्ट के अंदर लैंड कम होती है, वहीं पे आपको प्राइस की इंक्रीमेंट मिलती है। कोई भी चीज खत्म होगी तभी तो पैसे बढ़ेंगे उसके। और सारे मैक्सिमम जितने भी हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट है नोएडा एक्सप्रेसवे पे इसलिए आ रही है कि गवर्नमेंट ने वहां पे जो जगह छोड़ी हुई थी, अब वो उसको डाउन पेमेंट में अच्छे डेवलपर्स के संग प्लान कर रही है। ये वो पैचेस थे जो कभी किसी को दिए ही नहीं गए थे। सो आज एक्सप्रेसवे हो गया आपका, सेंट्रल नोएडा हो गया 2, थर्ड हो गया आपका यमुना एक्सप्रेसवे जो बिल्कुल सेपरेट हो गया, 4th इज ग्रेटर नोएडा एंड 5th इज ग्रेटर नोएडा वेस्ट विच इज कॉल्ड नोएडा एक्सटेंशन। तो अब ये 5 भागों को जब आप बांट देते हो तो आपकी प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन हो जाता है कि आपको किस सेगमेंट में जाना है। आपको रहने के लिए चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, आपको फ्यूचर के लिए चाहिए, आपको बच्चों के लिए चाहिए, आपको प्लॉट लेना चाहिए, आपको कमर्शियल लेना चाहिए, ये गाइड करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं। आपको अपने 2 करोड़ रुपए लगाने हो, आप कहाँ लगाएंगे? मेरा मोटिव मैटर करेगा कि आज मैं एक प्रॉपर्टी खरीद चुका हूँ या मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा हूँ। मैं आज पर्सनली अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करूंगा, मैंने हमेशा स्टूडियो अपार्टमेंट्स प्रेफर किए। अच्छा। मेरे को 100% तक की ROI दी स्टूडियो अपार्टमेंट विद इन 3 years। और डिमांड भी है एक्चुअली अगर आप कमर्शियल स्टूडियोज लेते चले जाओ, आपको आने वाले टाइम में सबको डिमांड मिलेगी। आप दूसरे पॉइंट से समझो कि आपका बजट ही 1 करोड़ का, 1 करोड़ में कुछ मिलता नहीं है तो स्टूडियो आएगा, और वो कमर्शियल यूज होना चाहिए, नॉट रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल की यूसेज में आपको रेंटल नहीं आएगा, कमर्शियल यूसेज में आएगा, होटल चेन के स्टूडियोज में आएगा। शॉप 300 फुट की आपकी कमाई नहीं करके देगी, शॉप आपकी 2000 फुट की कमाई करके देगी। एक ना हॉट टॉपिक बना हुआ है, आज एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट ओपन हो चुका है, फ्लाइट उड़ चुकी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट करना राइट स्ट्रेटजी है आज ही या वेट करना चाहिए? आज आपको किसी भी एक अच्छे पेमेंट प्लान में जाना चाहिए अगर आपका बजट है। अच्छा। यमुना एक्सप्रेस 2 करोड़ रुपए में अच्छा 3 बेडरूम आ जाता है। देयर इज मेनी ऑप्शंस, अभी काफी सारे ऑप्शंस आए हैं, गौर के भी न्यू लॉन्च आ रहे हैं, आपके एस के ऑलरेडी लॉन्चेस हो चुके हैं, और लॉन्च आएगा भी, प्लॉट्स आए हुए हैं। अगर आज आपका 2 करोड़ रुपए का ऑप्शन का बजट है, सो आप एक अच्छे 20x5, 25x4 के पेमेंट प्लान में जा सकते हैं, जहाँ आप इजिली लोन मिल सकता है। आज आपकी 30-40 लाख की ईयरली इन्वेस्टमेंट है, आप पहला 30% 20% आप अपने पास से सेल्फ फंडिंग करते हैं, इसके बाद आप लोन भी ले सकते हैं और आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। 10,000 11,000 के बीच में ही रेट है, ऑल इंक्लूसिव विद एवरीथिंग।
आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 3 to 5 ईयर में यमुना एक्सप्रेसवे मतलब कितना परसेंट आरओआई दे सकता है? सर अगर मैं बात करूँ, आप अगेन आप जब आरओआई की बात करते हैं वो आपकी कैपिटल पे होती है और प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है टोटल की। आज आपने 100 रुपए में 20 रुपए दिए हैं हाँ। और 100 रुपए पे 10% बढ़ गए। अच्छा। सो वो 100 रुपए के 10% 100 रुपए होते हैं और 100 रुपए में जो आपने 20 रुपए दिए हैं उसका वो 50% होता है। सो आपका इंक्रीमेंट हमेशा टोटल वैल्यू पे चलती है और जो आप पे करते हो वो पार्शियल पे करते हो। सो आज जो 10,000 रुपए के आसपास का रेट आज चल रहा है यमुना के ऊपर एक अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो आने वाले टाइम में 3 से 4 साल के अंदर 13 से 15,000 रुपए के बीच में कैटर करेगा, which comes to 50% ROI in next 2 years। क्या नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे अगर मैं 5 साल के बाद देखता हूँ, सो जिस तरह से नोएडा एक्सप्रेसवे डेवलप हुआ, तो यमुना एक्सप्रेसवे के लिए क्या कहेंगे आपसे 10 साल बाद? 10 साल बाद वहाँ पर ऑप्शंस बहुत होंगे। अच्छा। और प्लान्ड ऑप्शंस होंगे। आप हमेशा देखना एक्सप्रेसवे को कभी आप यमुना से कंपेयर नहीं कर सकते। एक्सप्रेसवे देयर इज अ लास्ट सेक्टर 150 सेक्टर जो अभी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है नोएडा के अंदर, क्लोजली हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अराउंड 10 to 12 A+ कैटेगरी डेवलपर एंटर कर रहे हैं एंड इट्स अ साउथ ऑफ नोएडा। अच्छा। सो अगेन जो मूवमेंट 150 के अंदर एक्सप्रेसवे पे आ जाएगी, यमुना एक्सप्रेसवे पे उतनी नहीं आएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पे आज से 4 साल बाद 5 साल बाद भी ऑप्शंस मिलेंगे, अच्छा, बट एक्सप्रेसवे पे नहीं मिलेंगे। ये आपके प्राइस को इंक्रीज करता है। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो आपकी वैल्यूएशन है आज के प्रोजेक्ट की, वो एक्सप्रेसवे की बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर कुछ भी सस्ता नहीं मिलेगा कभी भी। यमुना पे आपको सस्ता आगे जाकर 10 किलोमीटर और आगे जाकर सस्ता मिल सकता है, बिकॉज स्पेस ज़्यादा है। प्लान सिटी बनाने की बात कर रहे हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ रही हैं। आज इंडस्ट्रीज की हम जहाँ तक बात करते हैं, नोएडा के अंदर डेवलपमेंट जब गवर्नमेंट इतना कर रही है, जिसकी खुद की मार्केटिंग स्वयं सीएम कर रहे हैं, उसकी मुझे और आपको तो मार्केटिंग करनी ही नहीं पड़ेगी। दैट्स अ वैलिड पॉइंट, आपने एकदम बिल्कुल करेक्ट पॉइंट पकड़ा है। जिसकी मार्केटिंग खुद सीएम योगी कह रहे हैं कि मैं इसको इतना चमका दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सो बस हम उसी पे चल रहे हैं। आई वाज रीडिंग कि जो हमारा IGI एयरपोर्ट है दिल्ली का, वो 2000 एकड़ में बना हुआ है। ये वाला जो हमारा एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट जो बना है, वो 12,000 एकड़ में बना हुआ है। आप ये सोचो कि वो कितने सारे 2 टियर सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि वो आसपास की जो लोकेशंस हैं वो उसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देता है। तो मैं ऐसा देख सकता हूँ आने वाले 10 to 15-20 ईयर में नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे बूम है। सर मैं आज से 10 साल पुरानी एक बात आपको बताता हूँ। मेरे एक बहुत क्लोजली सर हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि अभी मीटर में बिक रहा है, हाँ, फिर गज में बिकेगा, हाँ, फिर गज के बाद स्क्वायर फिट में बिकेगा, हाँ, जो आज बिक रहा है, और उन्होंने कहा था एक दिन ये इंच में बिकेगा, एक दिन फिर उसके बाद बॉक्स प्राइस में बिकेगा। बॉक्स प्राइस कि आज आपने चाइना आई थिंक देखा होगा, मार्केट भी देखा होगा, हाँ, समझा भी होगा, स्पेस ही नहीं थी, हाँ, तो इतना इंक्रीज था। इतना स्पेस होने के बाद भी डाउनफॉल आया। तो डाउनफॉल की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे यूसेज बहुत है। नोएडा का रिकवर करने का रीज़न सबसे अच्छा आप समझना, हाँ, यहाँ पे सारे बाहर से लोग आते हैं। यहाँ पे लोकल क्राउड से प्रॉपर्टी नहीं बिकती। यहाँ पे बाहर के 2 टियर सिटीज़ के जो लोग यहाँ रहने आते हैं, जॉब करने आते हैं, वो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मेजर प्रॉपर्टी 2 टियर सिटीज़ खरीदती है। प्रंजल भाई, मेरा एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यंग प्रोफेशनल के लिए है। अगर आज कोई यंग प्रोफेशनल ये पॉडकास्ट देख रहा है, 25 से 28 साल की एज है, पहली नौकरी है, पहली सेविंग है, शायद 10-15 लाख रुपए हाथ में है, और वो नोएडा रियल एस्टेट में अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, डरता है गलत डिसीजन लेने के लिए, आप ऐसे इंसान को सीधा क्या समझाना चाहेंगे? कि पैसे थोड़े और सेव करे, अच्छा, और एक सही समय पे प्रॉपर्टी बाय करे, जब उसके पास सेल्फ फंडिंग के नाम पे हाँ, पैसे हो और उसके बाद भी उस पे पैसे बचे। अच्छा, देयर इज नो हरी इन द मार्केट। ये हाइप क्रिएटेड है। हाइप क्रिएटेड है। कोई ज़रूरी नहीं है ट्रैप से 25 बचे वो। कोई ज़रूरी नहीं है 25 साल 30 साल वाले लड़के को अपने जुड़े हुए पैसे हाँ, खराब करने की। जब तक उसे उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, जब तक उसके पास उसको सस्टेन करने के पैसे ना हो, उस पर 10-15 ही है ना। जिस दिन उसके पास 50 लाख हो, वो उस दिन प्रॉपर्टी का सोचे। आज वो 10 लाख 15 लाख रुपए ऐसी जगह खराब कर देगा जिससे कभी रिकवर नहीं होगा। ना वो फ्लैट में शिफ्ट हो पाएगा, ना वो प्लॉट में रह पाएगा। एंड प्रजन भाई, आज आपको नोएडा के इन्वेस्टर को उसके मोबाइल पर एक मैसेज, मतलब सभी इन्वेस्टर को एक मैसेज भेजने का मौका मिले, तो उस मैसेज में आप क्या लिखना चाहोगे? कि आप बस कोई भी प्रॉपर्टी बाय और सेल करें, हाँ, सो एक बार डिस्कस जरूर करें। एक बार डिस्कस जरूर करें। और प्रज्वलन भाई, आपको अगर मिलना हो
ठीक है, पर्सनली मिलके आपसे गाइडेंस लेनी हो, सलाह लेनी हो, तो किस तरह से आपको कांटेक्ट किया जा आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं हाँ। अपना नंबर इस प्लेटफॉर्म पे अभी शेयर भी करूंगा। हाँ। और आप जब भी मुझसे मिलना चाहें, मेरा 136 ऑफिस है, अच्छा। हम 136 में भी मिल सकते हैं। हम्म। और वेन एवर इज पॉसिबल, जहाँ भी जिसको अगर कहीं मीटिंग लाइंड अप करनी है, आई एम ऑल टाइम अवेलेबल। ओके। आप डे बिफोर आप कोई भी एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं। मिलना चाहें पर्सनली भी मिल सकते हैं। हमारा जो मेन फोटे है जो काम करने का, वो पोर्टफोलियो का है। जितने भी लोग अपने पैसे को मैनेज कराना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि मुझे कब प्रॉपर्टी कौन सी खरीदनी चाहिए, हम सिर्फ उस पर डिस्कस करेंगे, दैट्स इट। हम कोई प्रॉपर्टी गाइड नहीं करेंगे आज। प्रॉपर्टी गाइड हम जब करेंगे जब वो हमसे कहेगा, अदरवाइज हम उसको सिर्फ एक गाइडेंस देंगे कि आज प्रॉपर्टी कौन सी लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए और कब उसे एग्जिट करनी चाहिए। सो प्रजन भाई, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे साथ में बहुत सारे यंगस्टर हैं जिनकी क्वारी मेरे पास में आई है। अगर उन्हें रियल एस्टेट में स्टार्ट करना हो एज ए प्रोफेशनल, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना हो, बिकॉज डैम श्योर कि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, होता है ना कि अपने कैरियर को स्टार्ट करना है, सो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेसिकली अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस पे छोड़ूंगा। हाँ। आप उससे भी मुझसे कॉन्टैक्ट करा सकते हैं। हाँ। सेकेंडली, हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं हाँ। फॉर ऑल यंगस्टर्स जिनका भी इसके अंदर पैसे कमाने का, अपना करियर बनाने का मन है और जिनको लगता है कि वो रियल एस्टेट के लिए बने हैं। हाँ। हम उन लोगों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। और हम उस पर काम भी कर रहे हैं, जिसपे हम उन लोगों को एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छा रिलेशनशिप मैनेजर बनाने की कोशिश करें और फ्रॉम स्क्रैच टू लास्ट तक हम उस चीज़ को समझा पाएं। हाँ। और एक उससे अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करा पाएं और उसे एक प्रोफेशनल स्टार्ट दे पाएं और उसकी एक अच्छी ग्रोथ के लिए हम काम कर पाएं। और ये बहुत अच्छा है, यंगस्टर्स अच्छा ब्रीफ कर पाते हैं, अच्छा ग्रास्प कर पाते हैं और उसको जितना समझाया जाता है वो उतनी उस चीज़ को समझता भी है। ये आज जो पीछे से लोग चलते चला रहे हैं उनको समझाने से ज़्यादा बेटर है आज हम यंगस्टर की तरफ काम करें। इस इंडस्ट्री को यंगस्टर की और प्रोफेशनलों की बहुत जरूरत है। लुक एंड फील देना बहुत ज़रूरी है। आपको एक अच्छा आरएम दिखना ज़रूरी है। आज आपको इन पर नॉलेज होनी ज़रूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया की लैक ऑफ नॉलेज, या जो हम कहीं से भी इकट्ठी कर लेते हैं वो बहुत ख़राब है। आज हम उसको देना चाहते हैं कि हम उसे एक अच्छी चीज़ ब्रीफ करें, अच्छी चीज़ समझाएं और उस पर हम काम करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वसीम, बहुत अच्छा लगा। टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं आप इसमें वो करूँगा कि ताकि आने वाले टाइम में हम इस पे कुछ और वेब सीरीज इसकी और हम क्रिएट कर पाएँ। और अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं तो ये चाहता हूँ कि आप स्पेशली यंगस्टर के लिए कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल करेंगे सर, हम उसके लिए एक ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम इसके अंदर एक मैसेज मेल स्टार्ट करेंगे। जिसका भी इंटरेस्ट होता है हम उससे पर्सनली मिलकर उसको एक टीम क्रिएट कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एक टीम क्रिएट किया जा सकता है फॉर ऑल रियल एस्टेट मार्केट ओनली। तो ये था आज का पॉडकास्ट और हमारे जो गेस्ट थे प्रंजन अग्रवाल, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमसे, बहुत ब्यूटीफुली थॉट शेयर करी और मार्केट के वो सीक्रेट शेयर करे हमारे साथ में जो ऑफ कोर्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप रियल एस्टेट में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या आप रियल एस्टेट में मल्टीपल इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एग्जिट प्लान आपको नहीं पता या कब एग्जिट करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नोएडा एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन कौन से डेवलपर राइट इन्वेस्टमेंट के लिए बने हैं, राइट आरओआई के लिए बने हैं, तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट दे सकता है। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच और ऐसे ही हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें बहुत प्यार दें ताकि हम एक्सपीरियंस गेस्ट को बुला सकें, आपकी नॉलेज को बढ़ा सकें। Thank you so much. Enjoy the show. Thank you so much.